नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। नीट 2024 के लिए बायोलॉजी के वन शॉट लेक्चर हम देख रहे थे, जिसके अंतर्गत 12th क्लास जो आपकी नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चैप्टर दे रखे हैं वो सभी चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए। और अभी हमारी क्लास 11th के जो चैप्टर आपके नीट के सिलेबस में दे रखे हैं वो वन शॉट लेक्चर के माध्यम से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड जो था वो कंप्लीट हो गया है। और आज जो हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि जैविक वर्गीकरण। बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 से 3 क्वेश्चन है वो हर वर्ष पूछे जाते हैं। कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन भी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लगातार इस चैनल पे जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ज्यादा नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो बहुत कुछ मिलने वाला है, और वो भी आपको फ्री मिलने वाला है। कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि साथ में मैं नीट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2008 से 2023 तक वो करवा चुका हूँ। 12th क्लास का कंप्लीट वन शॉट लेक्चर करवा चुका हूं। अभी 11th क्लास का है और आपके आगे आने वाले समय में अभी लगभग महीना भर मान लीजिए बचा है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये सीरीज कंप्लीट करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो और लेकर के आने वाला हूं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जैविक वर्गीकरण। देखिए, जैविक वर्गीकरण का मतलब यही है, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उन जीवों को एक व्यवस्थित रूप से संगठित करना या व्यवस्थित रूप से उनका वर्गीकरण करना, जिससे कि हम उसका आसानी से अध्ययन कर सके। ज्ञात और वर्णित प्रजातियों की संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन के बीच है। ये आपके एनसीईआरटी में डाटा दे रखी हैं। तो जितने भी ज्ञात या फिर जो हमारे पास जिसके बारे में जानकारी है उन स्पीसीज की संख्या है वो 1.7 से 1.8 मिलियन है। वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु को आसानी से देखे जा सकने वाले लक्षणों के आधार पर सुविधाजनक श्रेणियों में समूहीकृत किया जा सके। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम पक्षियों को देखते हैं, पक्षियों को देखने के बाद मेंढक को देखते हैं, मेंढक को देखने के बाद हम जो रेप्टाइल्स होते हैं उनको देखते हैं, फिर खरगोश को, फिर हमें खुद को देखते हैं, यानी कि मनुष्य को देखते हैं। तो इनमें क्या समानताएं मिलती है, क्या असमानताएं मिलती है, इनको देखने पर इनका आवास किस प्रकार का है, कौन कौन से कैरेक्टर्स है वो इनमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं। जैसे पक्षी उड़ सकते हैं, हम थोड़ी उड़ सकते हैं, ना रेप्टाइल्स उड़ सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन लक्षणों को हम आसानी से पहचान सकते हैं। उन लक्षणों के आधार पर इनको श्रेणियों में समूहीकृत करना ही क्या है, वर्गीकरण है। सबसे पहले वर्गीकरण की बात करें, देखिए अरस्तु का नाम है वो सबसे पहले आता है, अरिस्टोटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जूलॉजी के फादर कहलाते हैं। जूलॉजी के जनक कहलाते हैं, बायोलॉजी के जनक कहलाते हैं, और एंसिस्ट जो एम्ब्रियोलॉजी है उसके फादर भी इन्हें ही कहा जाता है। तो सबसे पहले वर्गीकरण इन्हीं के द्वारा दिया गया था। देखिए क्या है, अरस्तु जीवों की वर्गीकरण के लिए अधिक वैज्ञानिक आधार पर प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति थे, यानी कि सबसे पहले वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले अरस्तु ही थे। इन्होंने क्या किया, पौधों को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, ट्रीज, सर्ब्स और हर्ब्स, और जीवों को 2 समूह में वर्गीकृत कर दिया, लाल रक्त वाले एनाइमा और बिना रक्त वाले एनाइमा, बिना लाल रक्त वाले ये कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर इनका वर्गीकरण है वो एक लीनियर डायग्राम के द्वारा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो प्लांट्स और एक एनिमल्स। प्लांट्स में जितने भी हरे पादप हैं उन सबको रख दिया, प्लांट्स को रख दिया सभी को, और एनिमल्स में जो जीव हैं उनको रख दिया, जंतुओं को, एनिमल्स को। अब प्लांट्स को आगे इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक तो हर्ब्स, एक सर्ब्स और एक ट्रीज। यानी हर्ब्स वो होते हैं जो छोटे छोटे क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। छोटे पेड़ पौधे भी नहीं बोल सकते उन्हें, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे घास होते हैं ना, जैसे जड़ी बूटियां जिसे हम बोलते हैं, तो वो हर्ब्स हो गया, घास हो गया। इसके अलावा सर्ब्स के अंदर छोटे छोटे आपके गुलाब के पादप हो गए। इसके अलावा हम बात करें जो आपने
जो फसली पादप हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, गेहूं वगैरह, ये भी आपके हर्ब्स सर्ब्स के अंदर रख दिए। मतलब ये सबसे छोटे पादप, उससे बड़े ये पादप हो गए। अब जो जितने बड़े वृक्ष जो थे ना, वृक्ष को एक वर्ग में रख दिया। तो आपको ये चीजों में जाना नहीं है, सिर्फ इनका क्लासिफिकेशन याद रख लेना, हर्ब्स सर्ब्स और ट्रीज। अब एनिमल्स जो होते हैं इनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक तो बेस्ड ऑन ब्लड, ब्लड के आधार पर, और ब्लड के आधार पर इन्होंने दो पार्ट बनाए, एक तो ग्रुप रखा इनाइमा और एक एनाइमा। इनाइमा में वे रख दिए जिनमें आरबीसी पाए जाते, यानी कि लाल रुधिर जिनका था उनको एनाइमा में रख दिया, जैसे कि मनुष्य वगैरह जो भी हैं जिनमें लाल रक्त होता है। और एनाइमा वे हैं जिनमें आरबीसी या फिर लाल रक्त नहीं पाया जाता, जैसे कि ऑक्टोपस या मोलस्क के अधिकांश सदस्य कैसे होते हैं जिनमें नीला रंग का ब्लड होता है, तो वो लाल रंग वाले नहीं थे, तो ये एनाइमा हो गया। एक क्लासिफिकेशन और मिलता है जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। हैबिटेट के आधार पर उन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब जो स्थल पर रहने वाले हैं, फ्लाइंग जो उड़ने वाले हैं, और एक्वाटिक जो जल में रहने वाले हैं। ये क्लासिफिकेशन था अरस्तु का। अब इसके बाद में देखिए लीनियस आते हैं, कैरोलस लीनियस, जिन्होंने द्विजगत वर्गीकरण दिया था, टू किंगडम सिस्टम, टू किंगडम सिस्टम प्रतिपादित किया था। इन्होंने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। तो लीनियस ने 1758 ईस्वी में जीवों को दो जगतों में वर्गीकृत किया, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। जितने भी प्लांट्स थे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स थे उन सभी को प्लांटी में रख दिया, और जितने भी एनिमल्स थे उनको एनिमेलिया में रख दिया। तो ये टू किंगडम सिस्टम लीनियस के द्वारा दिया गया। अब आता है त्रिजगत वर्गीकरण या थ्री किंगडम सिस्टम, थ्री किंगडम सिस्टम, थ्री किंगडम सिस्टम। और यह जो तंत्र था, ये जो वर्गीकरण था, ये अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। 1866 ईस्वी में इन्होंने एक नया जगत प्रोटिस्टा बनाया। प्रोटिस्टा एक जगत, दो तो थे ही पहले प्लांटी एनिमेलिया, एक जगत और बना दिया जिसे प्रोटिस्टा नाम दिया गया, जिसमें केवल एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे गए, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे गए। तो यहाँ पर देखिए प्लांटी की बात करें, जितने भी हरे पादप वगैरह हैं वो इसके अंतर्गत आ गए, जितने भी एनिमल्स थे वो आ गए एनिमेलिया के अंतर्गत आ गए। और जितने छोटे जीव थे ना, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव थे, जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका थी, केवल एक ही सेल पाई जाती, जैसे कि पैरामीशियम, अमीबा वगैरह, ये क्या हो गई, इस प्रोटिस्टा के अंतर्गत आ गई। ठीक है, तो ये तीन या थ्री किंगडम सिस्टम हो गया। अब चतुर्जगत वर्गीकरण या फिर फोर किंगडम सिस्टम कहते हैं इसे, और ये दिया गया था कोपलैंड के द्वारा 1956 के अंदर, कोपलैंड के द्वारा दिया गया। कोपलैंड ने क्या किया, प्रोक्रियोटिक के लिए एक अलग जगत मोनेरा माइकोटा बनाया, मतलब एक अलग किंगडम और बना दिया, जो किसके लिए था, जितने भी प्रोक्रियोटिक जीव थे ना उनके लिए। तो किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोक्रियोटिक जीव आ गए, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आ गए। किंगडम मेटाफाइटा, मेटाफाइटा में जितने भी प्लांट्स थे वो प्लांट्स रखे गए, और मेटाजोआ के अंदर जितने भी एनिमल्स थे वो एनिमल्स रखे गए। तो ये याद रख लेना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया, ये फोर किंगडम सिस्टम कोपलैंड के द्वारा दिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके अंदर आपको याद रखनी है कि क्या क्या कमियां रह गई थी। आपका टू किंगडम सिस्टम वर्गीकरण की कमियां क्या थी, जो लिनेज के द्वारा दिया गया था, तो उसमें क्या कमियां थी। तो इसमें बताया गया कि जो प्रोक्रियोट्स तो होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स जैसे कि कवक, शैवाल, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर प्लांटी के अंतर्गत शामिल किया गया। इसकी कमी क्या थी कि जो आपका वर्गीकरण था टू किंगडम सिस्टम, उसमें प्रोक्रियोट्स जितने भी जीव थे, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोटिक जो प्लांट्स के अंदर रखे गए, जिसमें कवक, शैवाल, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनका मुख्य आधार क्या था कि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती थी, उसके आधार पर इनको प्लांटी किंगडम में शामिल किया गया। लेकिन अन्य विशेषताओं में व्यापक रूप से भिन्न थे, इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था। अन्य जो हम कैरेक्टर्स देखें या लक्षण देखें इनके, कवक में काइटिनस कोशिका भित्ति होती है, कवक में जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें सेलुलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे डिफरेंस थे। पहली कमी तो आपकी यही निकल करके आती है कि इनको एक साथ रखना गलत था। आगे देखिए, इसमें एक ही समूह में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव शामिल किए गए। एक दूसरी कमी यह है कि जो आपका जो प्लांटी वर्ग है,
प्लांटी की बात करें ना, तो प्लांटी में क्या हो गया, यूनिसेलुलर जीव भी रख दिए, एक कोशिकीय जीव भी रख दिए और बहुकोशिकीय जीव भी, दोनों ही इसमें रख दिए। तो ये भी एक क्या होगी, कमी होगी, सही व्यवस्थित तरीका नहीं रहा है। जैसे क्लेमाइडोमोनास जो कि एक कोशिकीय है और स्पायरोगायरा जो कि बहुकोशिकीय, दोनों को सवाल के अंतर्गत रखा गया। यह हेटरोट्रोपिक कवक और ऑटोट्रोपिक हरे शैवाल और पौधों के बीच अंतर नहीं करता है। यानी कि कुछ ऐसे भी थे जो एक कोशिकीय थे और कुछ ऐसे भी थे विषम कोशी थे जो कि हेटरोट्रोपिक थे, उनको भी साथ में रख दिया और इनमें सही तरीके से डिफरेंस नहीं किया गया। आगे देखिए पंच जगत वर्गीकरण, जो वर्तमान में सबसे मान्य जो वर्गीकरण वो यही है, 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है। और ये दिया गया था आर.एच. विटेकर के द्वारा 1969 में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें क्या 5 किंगडम बनाए गए, एक तो मोनेरा जिसमें एक कोशिकीय प्रोक्रियोटिक जीव को रखा गया, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों ही, और वैसे प्रोक्रियोटिक में तो एक ही कोशिका होती है तो एक कोशिकीय हम बोल सकते हैं। मोनेरा किंगडम आ गया। प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे गए, फंजाई में एक कोशिकीय बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आ गए, प्लांटी में जो प्लांट्स जितने भी हैं वो रखे गए और एनिमलिया में एनिमल्स को रखा गया। और इनका जो महत्वपूर्ण जहां से क्वेश्चन बनता ना वो ये था कि इनका मुख्य आधार क्या था वर्गीकरण का। एक तो इनमें कोशिका की संरचना थी, किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है, प्रोक्रियोटिक है या यूकैरियोटिक है। दूसरा उसका थैलस का संगठन क्या था, संगठन मतलब एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है। पोषण की विधि क्या थी, ऑटोट्रोपिक है या हेटरोट्रोपिक है। प्रजनन रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, कॉन्जुगेशन के द्वारा, या फिर कह सकते हैं जो अन्य विधि होती हैं रिप्रोडक्शन सेक्सुअल या सेक्सुअल, जो प्रकार की जो रिप्रोडक्शन की विधि है तो वो भी इसका आधार था। और एक इनका फाइलोजेनेटिक संबंध, ये भी मुख्य आधार था। इनका पीछे क्या संबंध रहा है, जो एंसिस्ट होते हैं वंशज जो होते हैं उनके साथ क्या संबंध रहा है। तो 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम मोनेरा जिसमें एक कोशिकीय प्रोक्रियोटिक या प्रोटिस्टा के अंदर एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव, फंजाई के अंदर जितने भी कवक आते हैं वो रख दिए जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं यूकैरियोटिक। प्लांट्स में ग्रीन प्लांट्स आ गए, एनिमल्स में जितने भी एनिमल्स होते हैं वो इसके अंतर्गत रखेंगे जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। पंच जगत वर्गीकरण की यहाँ पे एक टेबल ऐड की है मैंने, इसमें जितने भी जिस प्रकार से जो आर.एच. विटेकर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था क्लासिफिकेशन, वो मैंने ऐसा कैसा यहाँ पे दिया है जो कि आपको याद भी रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ऐसा ही दे रखा है। देखिए एक तरफ है कैरेक्टर यानी कि लक्षण, फिर मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है, ये 5 किंगडम हो गए। नीचे एक साइड में यहाँ पे कैरेक्टर आ जाएंगे जैसे कि सेल टाइप, किस प्रकार की सेल है, सेल वॉल आ जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। और ये जैसे जैसे किंगडम दे रखे हैं उसी प्रकार से देखते हैं। सबसे पहले सेल टाइप, किस प्रकार की कोशिका होती है। देखिए मोनेरा है, इसमें प्रोक्रियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी हैं जैसे कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, इन सभी में यूकैरियोटिक कोशिका है वो देखने को मिलती है, यानी कि सुविकसित कोशिका होती है। प्रोक्रियोटिक कोशिका तो हम पढ़ भी चुके हैं कि प्रोक्रियोटिक कोशिका में क्या होता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होती, इसके अलावा स्टोन प्रोटीन नहीं होती, कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका सुविकसित होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती इसके अंदर। अब बात करते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो मोनेरा के अंदर क्या होती है, सेल वॉल तो पाई जाती है लेकिन ये क्या होती है, सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती है। पॉलीसेकेराइड और एमिनो अम्ल पाए जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि पेप्टिडोग्लाइकोन जो होता है वो पाया जाता है। म्यूरामिक एसिड वो देखने को मिलता है बैक्टीरिया वगैरह में। इसके अंदर कुछ ऐसे जीव होते हैं प्रोटिस्टा में जिनमें सेल वॉल उपस्थित होती है। फंजाई के अंदर क्या होती है, सेल वॉल पाई तो जाती है और पाई जाती है तो वो तो काइटिन या फिर पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, दोनों की, मुख्य रूप से काइटिन की बनी होती है अगर उपस्थित है तो, और वरना नहीं पाई जाती है कुछ के अंदर। प्लांटी के अंदर हम बात करें तो सेल वॉल पाई जाती है जो कि मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। आप देखते हैं जो सेल्स होती है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि इस जो डीएनए वगैरह होता है ना अंदर उसको कवर करके रहती है। लेकिन प्रोक्रियोटिक कोशिका जो होती है उसमें डीएनए पूरे साइटोप्लाज्म में ही बिखरा रहता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो मोनेरा में प्रोक्रियोटिक सेल्स होती है, इस कारण इसमें क्या होगी, नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। इसके अलावा प्रोटिस्टा में भी प्रेजेंट होती है, फंजाई में भी होती है, प्लांटी में भी होती है और एनिमेलिया में भी होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शरीर का संगठन किस प्रकार का है, या थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं।
मोनेरा जो होते हैं ये सेलुलर होता है, कोशिकीय होता है, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर भी सेलुलर होता है, एक सेल ही पाई जाती है। फंजाई जो होते हैं इसमें मल्टी सेलुलर होता है और क्या होते हैं, लूज टिश्यू होते हैं, टिश्यू होते हैं लेकिन लूज होते हैं, स्मूथली आपस में जुड़े हुए सेल्स होती हैं, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय, एडल्ट उत्तक भी बोल सकते हैं। प्लांटी के अंदर क्या होते हैं, टिश्यू पाया जाता है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन भी बनाते हैं। कोशिकाएं हैं बहुत सारी, वो मिलकर के टिश्यू बना लेते हैं और टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बना लेते हैं। एनिमेलिया की हम बात करें तो टिश्यू, टिश्यू के बाद में ऑर्गन बनता है और ऑर्गन मिलकर के फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे हमारे हम स्टोमक की बात कर लेते हैं। स्टोमक में क्या होती है, पेप्सिनोजन का स्रावन करने वाली सेल्स हो गया, ऑक्सेंटिक सेल्स पाई जाती है, म्यूकस स्रावित करने वाली सेल्स पाई जाती है। ये सेल्स मिलकर के कंप्लीट स्टोमक यानी कि आमाशय का निर्माण करते हैं, जो कि एक ऑर्गन हो गया। आमाशय क्या करता है, एक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, आमाशय है। इसके अलावा अगर इसमें इंटेस्टाइन मिलती है, इसोफेगस मिलती है, फेरिंग्स मिलती है, सभी मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जो कि ऑर्गन सिस्टम हो गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें देखिए न्यूट्रिशन की अकॉर्डिंग हम बात करें तो मोनेरा जो होते हैं ये ऑटोट्रोपिक होते हैं। इसमें कुछ होते हैं फोटोसिंथेटिक और कुछ कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक मतलब होता है रसायन संश्लेषी, ये प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी। और कुछ हेटरोट्रोपिक भी होते हैं, जैसे कि सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, जो मर्दोपजीवी होते हैं। प्रोटिस्टा की हम बात करें तो इसमें ऑटोट्रोपिक होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक करते हैं, और कुछ हेटरोट्रोपिक भी होते हैं। फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई हेटरोट्रोपिक होते हैं जितने भी हैं वो, और ये क्या करते हैं, सेप्रोफाइटिक या परजीवी होते हैं, या तो किसी अन्य जीव के अंदर परजीवी के रूप में रहते हैं, या फिर जो सड़ा गला पदार्थ आपने देखा होगा, ये कवक जो होते हैं सड़े गले पदार्थ पे क्या होते हैं, वहीं पे वृद्धि करते हैं। प्लांटी ये फोटोट्रोपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। और एनिमेलिया के अंदर हमारी बात करें तो हम हेटरोट्रोपिक होते हैं। होलोजोइक पोषण होता है, सेप्रोफाइटिक भी होता है, ठीक है। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। एग्जाम्पल अगर याद करें तो इसमें मोनेरा के अंदर साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा वगैरह आ जाएंगी। प्रोटिस्टा के अंदर आपके डाइटम्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स वो आ जाएंगे। इसमें जितने भी फंजाई, कवक वो आ जाएंगे। प्लांटी में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो आ जाएंगे, इस ग्रीन प्लांट्स है। इसके अलावा कुछ जैसे कस्कुटा वगैरह, अमरवेल जो होते हैं ना, वो थोड़े अपवाद भी होते हैं। एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो आ जाएंगे। तो ये आपका पंच जगत वर्गीकरण है। एनसीईआरटी में भी ऐसा ही दे रखा, आपको याद रखना है ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब आता देखिए 6 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम पढ़ लिया, 6 भी आया था। और 6 में क्या, 3 डोमेन ऑफ लाइफ इसमें बताए गए, जीवन के 3 क्षेत्र। ये किसने दिया था, कार्ल वूज के द्वारा दिया गया था। और 3 डोमेन इसमें बताए गए हैं। पहला डोमेन है यहाँ पर आर्किया, दूसरा डोमेन बताया गया बैक्टीरिया, और तीसरा डोमेन है यूकेरिया, ठीक है, ये है। और वैसे अगर हम पढ़े इसको एक डायग्रामेटली पढ़े ना, तो इस प्रकार से देखिए 6 किंगडम सिस्टम होता है, जिसमें एक तो होता है, सबसे पहले हम बात करें जो आपका मोनेरा होता है ना, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक तो आर्की बैक्टीरिया होता है जिसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आ जाते हैं। एक यू बैक्टीरिया, इसमें असत्य जीवाणु बोल सकते हैं, जबकि यूकैरियोटिक यू बैक्टीरिया के अंदर सत्य जीवाणु पाए जाते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। इसके बाद में प्रोटिस्टा, जो कि इनके लिंक होती है, बैक्टीरिया और जो प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई की लिंक कड़ी भी बोल सकते हैं। ये इसमें यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जीव आते हैं। इसके बाद में प्लांटी है आपका, मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, फंजाई है मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, और एनिमेलिया मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। ये 6 किंगडम सिस्टम हो जाएगा। अब जिस प्रकार से इसका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण दे रखा वो देख लेते। देखिए इसमें आर्की बैक्टीरिया है का एकल जगत शामिल होता है आर्किया के अंदर। दूसरा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या होता है, इसमें यू बैक्टीरिया का एकल जगत शामिल होता है। मतलब एक तो आर्किया कर दिया, एक बैक्टीरिया कर दिया। आर्किया में आर्की बैक्टीरिया को रख दिया और बैक्टीरिया के अंदर यू बैक्टीरिया को रख दिया। और बाकी जो यूकेरिया बचा ना, यूकेरिया में जो 4 किंगडम बच गए पीछे, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इन 4 को इसमें रख दिया यूकेरिया। तो यह है मोनेरा जगत के 2 डोमेन में विभाजित करता मोनेरा जगत को। शेष 4 यूकैरियोटिक जगत को तीसरे डोमेन में जोड़ा जाता है। सिर्फ वही है, थोड़ा सा डिफरेंस जो आपको याद रख लेना है। अब बात करते हैं जो हमारा पहला किंगडम आता है मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हमने देख ली कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। तो बैक्टीरिया सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। जितने पृथ्वी की हम बात करें तो सभी जगह पर ये बैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों बैक्टीरिया मौजूद हो जाएंगे। कहीं से भी आप मिट्टी उठा लो और उसको आप माइक्रोस्कोप या किसी भी मशीन के द्वारा हम चेक करेंगे ना, तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हमें दिखाई देंगे। वे गर्म झरनों, रेगिस्तान, बर्फ, गहरे महासागरों जैसे चरम आवासों में भी रहते हैं।
मतलब जितने भी कठिन आवास होते हैं ना, गर्म झरने हैं, रेगिस्तान है, बर्फ है, गहरे महासागर है, वहां पर भी आपको ये बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे। और कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि परजीवी भी होते हैं। आकार के आधार पर बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं। कोकस जो गोलाकार होते हैं वो तो क्या होते हैं, कोकस कहलाते हैं या कोकाई कहलाते हैं। और बेसिलस छड़ के आकार के होते हैं, ठीक है। और वेब्रियो जो होते हैं कोमा के आकार के होते हैं, कोमा लगाते हैं ना हिंदी में, उसी प्रकार के। और स्पाइरलम जो होते हैं सर्पिलाकार। देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए ये कोकाई हो गई जो कि गोलाकार शेप में होती हैं। ये रोड शेप मतलब छड़ के आकार के बेसिलस। और ये स्पाइरल शेप्ड हो गए, स्पाइरोकिड्स बोल सकते हैं या स्पाइरल शेप होते हैं, ये सर्पिलाकार होते हैं। और ये कोमा के आकार, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के आकार के आधार पर बैक्टीरिया होते हैं। कुछ जीवाणु स्वपोषी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, जो अकार्बनिक सबस्ट्रेट से भोजन का संश्लेषण करते हैं। और अधिकांश जीवाणुओं के अंदर हम बात करें तो वो हेटरोट्रोपिक होते हैं, ये भोजन का संश्लेषण नहीं करते बल्कि भोजन के लिए अन्य जीवों या फिर मृत कार्बनिक पदार्थ के ऊपर डिपेंड करते हैं। मोनेरा के 2 समूह आते हैं, एक तो आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में आदिम बैक्टीरिया आ जाते हैं और यू बैक्टीरिया में जो या फिर कह सकते हैं ट्रू बैक्टीरिया, वो इसके अंतर्गत आते हैं। आर्की बैक्टीरिया ये अत्यधिक लवणीय क्षेत्र जैसे कि हेलोफिल्स, गर्म झरनों, थर्मो एसिडोफिल, दलदली क्षेत्र मेथेनोजेंस जैसे कठोर आवासों में पाए जाते हैं। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आर्की बैक्टीरिया से याद रख लेना है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पे रहना बहुत ही मुश्किल है, अत्यधिक लवणीय क्षेत्र जैसे हेलोफिल्स कहलाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो गर्म झरने होते हैं वहां पर पाए जाते हैं जिन्हें थर्मो एसिडोफिलस कह देते हैं। और कुछ दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं जिन्हें मेथेनोजेंस कहा जाता है, जो मेथेन का उत्पादन करते हैं। चरम स्थितियों में जीवित रहने के लिए आर्की बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना अलग होती है, यानी कि जो अन्य बैक्टीरिया होते हैं ना उनकी तुलना में आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती जो क्लाइमेटिक कंडीशन भी सहन कर सकती है, जो कि ऐसे डिफिकल्ट आवास में भी रहने को उन्हें क्षमता प्रदान करती है। मेथेनोजेंस जुगाली करने वाले जीव जैसे कि गाय, भैंस आदि की आंतों में मौजूद होते हैं। देखिए हम जो गाय, भैंस, बकरी भी बोल सकते हैं, इनको जब देखते हैं गाय भैंस को मुख्य रूप से, तो ये क्या करते हैं, आपने देखा होगा खाना खाने के बाद ऐसे जुगाली करते रहते हैं। तो जुगाली करते समय क्या करते हैं, ये मेथेनोजेंस जो या फिर कह सकते हैं मेथेन्स का उत्पादन करते हैं, बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। और इनका जो गोबर होता है गाय भैंस का, इनके गोबर में भी ये मेथेन है वो पाई जाती है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये इन जानवरों के गोबर से मेथेन यानी कि बायोगैस का उत्पादन करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही लाइन, 2016 में यहां से क्वेश्चन बना। हेलोफिल्स और मेथेनोजेंस अविकल्पी अवायवीय होते हैं। अविकल्पी मतलब उनके अलावा कोई और विकल्प नहीं होता, केवल एक ही विकल्प होता है उनके जीवित रहने के लिए कि अवायवीय होते हैं वो, ठीक है, हेलोफिल और मेथेनोजेंस। जबकि थर्मो एसिडोफिलस होते हैं ये वैकल्पिक होते हैं, अवायवीय होते हैं, वैकल्पिक अवायवीय या फैक्युलेटिव। तो इसमें मतलब डिफरेंस क्या होता है कि अविकल्पी का मतलब होता है कि वो हेलोफिल्स लवणीय क्षेत्र में ही रह सकते हैं और किसी स्थान पे नहीं रह सकते। मेथेनोजेंस जो होते हैं ये सिर्फ गाय भैंस या फिर दलदली क्षेत्र में ही रह सकते हैं। थर्मो एसिडोफिलस होते हैं ये उस अत्यधिक जो गर्म झरने हैं ना उनके अलावा भी अन्य अवस्था में भी जीवित रह सकते हैं, ठीक है। ये आर्की बैक्टीरिया हो गया। अब बात करते हैं ट्रू बैक्टीरिया की। ट्रू बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया सत्य जीवाणु जिसे हम कह देते हैं। देखिए इनके पास एक कठोर कोशिका भित्ति और एक फ्लैजिलम, एक गतिशील फ्लैजिलम है वो पाया जाता है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्लैजिला है और इसके चारों ओर सेल वॉल पाई जाती है। ये वाली जो ये अंदर की ओर देखिए सबसे बाहर तो क्या होती है, सबसे बाहर तो होता है कैप्सूल बोलते हैं जो कि प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन से निर्मित होता है। ये जो बाहर आपको ये वाली लाइन हम बात की, देखिए ये सबसे बाहर की जो लाइन बना रहा हूँ ये वाली, ये क्या होती है, ये कैप्सूल होता है जो कि प्रोटीन का बना होता है। 3 लेयर पाई जाती है इसमें बैक्टीरिया के अंदर। फिर इसके अंदर की ओर ये लेयर होती है, ये जो लेयर होती है सेल वॉल होती है जो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। इसके बाद में एक अंदर की ओर आपको ये जो लेयर और नजर आ रही है एक और, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है। देखो लिखा हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है।
सबसे बाहर आपको सीलिया जैसे प्रवर्ध दिख रहे होंगे, इन्हें पिलस या पाइल्स कहा जाता है, ठीक है। और एक लंबा यहाँ पर फ्लैजिला या कसाब उपस्थित होता है, ठीक है। अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में जो आपका डीएनए होता है वो बिखरा हुआ पाया जाता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इनमें नहीं पाई जाती है, तो न्यूक्लियोइड डीएनए कह देते हैं इसको, न्यूक्लियोफोर, जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड डीएनए इसे कहा जाता है। और ये छोटे छोटे बिंदुनुमा संरचना ना, ये राइबोसोम होता है जो 70s प्रकार का होता है, ये संरचना होती है आपके बैक्टीरिया की। एक बार आगे और देखते हैं इसके बारे में। देखिए इनमें स्वपोषी जो कि प्रकाश संश्लेषक और रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, और कुछ विषमपोषी भी होते हैं। बैक्टीरिया शब्द ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये हेरनबर्ग नामक वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा ये बैक्टीरिया शब्द दिया गया। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज लुई पास्टर द्वारा दी गई थी ये थ्योरी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। लुई पास्टर ने बैक्टीरिया कैसे उत्पन्न होते हैं वो उस बारे में बताया था, ठीक है। तो ये प्रयोग मैंने जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर है ना उसमें अलग से बताया आपको। जीवाणु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं जिन्हें बैक्टीरियोलॉजी या जीवाणु विज्ञान के जनक कहते हैं। आगे देखिए, ये भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जिन्हें हम प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी बैक्टीरिया कह देते हैं या साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। नील हरित शैवाल कह देते हैं इसे। देखिए इनमें ये इस प्रकार के नजर आते हैं। इनमें हरे पौधे के समान क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होते हैं वैसे ही इनके अंदर देखने को मिलते हैं। साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, एक कोशिकीय, कॉलोनियल या फिलामेंटस या मीठे पानी या समुद्री स्थलीय शैवाल होते हैं। देखिए इनके आवास है, ये एक कोशिकीय हो सकती हैं, कॉलोनी बना करके रह सकती हैं, और एक तंतु रूप में, फिलामेंटस रूप में, जैसे यहाँ पे दिखाई गई ना इस प्रकार फिलामेंटस रूप में भी रह सकते हैं। मीठे पानी में भी रह सकते हैं और समुद्री पानी में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं, ठीक है। तीनों आवासों में 2012 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। कॉलोनियां आमतौर पर जिलेटिनस आवरण से घिरी रहती है, यानी कि जब ये कॉलोनी में रहते हैं, समूह में रहते हैं, तो उस समूह के चारों ओर जिलेटिन्स का आवरण है वो पाया जाता है। वे अक्सर प्रदूषित जल निकायों में खेलते हैं, यानी कि जो प्रदूषण वाले क्षेत्र हैं जैसे गली नाले वगैरह, जो गंदे नाले हैं वहां पर ये ज्यादा पाए जाते हैं। उनमें से कुछ वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विशेषकर कोशिका पाई जाती है, एक विशेष कोशिका हेटेरोसिस्ट, उनके द्वारा ये स्थिर करते हैं। तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं जो नील हरित शैवाल होते हैं, और इनकी ऐसा कार्य करने के लिए एक विशेष सेल्स पाई जाती है जिसे हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। और ये मुख्य रूप से नोस्टोक और एनाबिना जैसे बैक्टीरिया है ना, उनके द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और उन्हीं में ये सेल्स पाई जाती है। 1994 में एक क्वेश्चन पूछा गया। देखिए ये एक सेल अलग ही नजर आ रही है इन सभी सेलों से, यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो सेल होती है हेटेरोसिस्ट होती है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। अब बात कर लेते हैं रसायन संश्लेषी स्वपोषी। रसायन के द्वारा अपना भोजन बनाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया या स्वपोषी, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया भी कह देते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया जैसे अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा, नाइट्रोजन चक्कर, तो उसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। नाइट्राइट को नाइट्रेट में कैसे बदलते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में कैसे बदलते हैं, तो ये इनका ऑक्सीडेशन करके बदला जाता है। एटीपी उत्पादन के लिए जारी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, यानी कि इनका ऑक्सीडेशन जब करते हैं नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इनकी ऑक्सीडेशन से क्या होती है, एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है, और उस ऊर्जा का उपयोग किस में करते हैं, एटीपी के निर्माण में करते हैं, जो कि बाद में अन्य कार्य में उपयोग में लेते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोह और सल्फर जैसे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में भी मदद करते हैं। आप जानते हैं कि फास्फोरस है ये चट्टानों से मिलता है, नाइट्रोजन वायुमंडल से मिलता है, लोह है, सल्फर है, ये सभी चीजें हैं, पोषक तत्व हैं, ये सभी हमें बार बार में आवश्यकता पड़ती है। तो इनको एक चक्र के रूप में या दोबारा से हमें उत्पन्न या प्राप्त कराने के लिए पुनर्चक्रण किया जाता है, और इस चक्र में ये जो बैक्टीरिया होते हैं महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अब आते हैं हेटरोट्रोपस या विषमपोषी बैक्टीरिया। तो ये प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, सबसे प्रचुर मात्रा में ये विषमपोषी बैक्टीरिया होते हैं। अधिकांश महत्वपूर्ण रूप से ये क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। अधिकांश जो होते हैं ये अपघटक होते हैं। जैसे भी कोई जीव मर जाता है, कोई प्लांट्स है वो डेड हो जाता है, तो उनका अपघटन या डीकम्पोज करने का कार्य इन्हीं बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। परजीवी बैक्टीरिया भी होते हैं। कुछ परजीवी बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो रोगजनक होते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे कि हेजा, टाइफाइड, टिटेनस, साइट्रस केकर, ये ऐसे रोग उत्पन्न करते हैं जो परजीवी के रूप में होते हैं, पैरासाइट होते हैं।
और हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया है, इनके अलग अलग प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। सॉरी, ये इसी के अंदर है, मैंने पहले बता दिया आपको, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होते हैं इनके अलग अलग प्रभाव होते हैं। इनका उपयोग दूध से दही बनाने में किया जाता है। जैसे जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं, इनका उपयोग दूध से दही बनाने में करते हैं। सहजीवी जीवाणु के रूप में भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, जैसे कि फलियों की जड़ों आदि में। आपने जो लेग्यूमिनोसी कुल के पादप होते हैं, जैसे कि मटर है, चना है, इनकी जड़ों के अंदर, जैसे इनकी जड़ें देखिए ना, इनकी जड़ों में गांठें पाई जाती है। इन गांठों में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। और इन्हीं हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक दवाएं भी बनाई जाती हैं। परजीवी बैक्टीरिया के बारे में बता दिया। कुछ ऐसे भी होते हैं जो रोगजनक होते हैं, जो बीमारियां फैलाते हैं, ये विषम पोषी बैक्टीरिया हो। अब जीवाणु में जनन है वो किस प्रकार से होता है? देखिए, सामान्य रूप से हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे तो होता नहीं, इनके डीएनए जो होता है उसका आदान प्रदान ट्रांसफर करके, डीएनए का ट्रांसफर करके इनमें जनन देखने को मिलता है। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ये क्या करते हैं? बीजाणु उत्पन्न करते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तो उस समय ये बीजाणुओं का निर्माण करते हैं। बैक्टीरिया मुख्य रूप से विखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। फ्रेगमेंटेशन के द्वारा मुख्य रूप से प्रजनन इनके द्वारा किया जाता है। वे एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में एक प्रकार के यौन प्रजनन, लैंगिक जनन, डीएनए का स्थानांतरण द्वारा भी प्रजनन करते हैं। देखिए, सबसे लैंगिक जनन इनमें नहीं देखने को मिलता, जो बड़े जीवों में पाया जाता है। लेकिन इनमें होता क्या है कि डीएनए का स्थानांतरण है वो जनन या प्रजनन के द्वारा किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोई सेल है, सेल क्या करेगी, इसमें बीच में खांसी बनेगी, फिर दो भागों में डिवाइड होगी, ठीक है, फिर आगे दो सेल्स बनेगी। इसी प्रकार से आगे ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाया गया एसेक्सुअल, ये बाइनरी फिजन के द्वारा है, दो पार्ट्स बनेंगे, द्विविखंडन, ठीक है। और ये कुछ में एंडोस्पोर्स भी बनते हैं। तो द्विविखंडन वाला मुख्य है, खंडन के द्वारा इसमें मुख्य रूप से बता जनन हो गया विखंडन के द्वारा। अब माइकोप्लाज्मा के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसको पीपीएलओ कहा जाता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल इनमें नहीं पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, इस कारण इसे पादप जगत का जोकर कह देते हैं, पादप जगत का जोकर कहा जाता है। आपने देखा होगा स्टेज के ऊपर जो जोकर होते हैं बार बार में अपना गेटअप चेंज करके आते हैं। उसी प्रकार माइकोप्लाज्मा जो होता है उसमें सेल वॉल नहीं होने के कारण तो ये साइटोप्लाज्म इधर उधर ऐसे घूमता रहता है और अलग अलग आकार ग्रहण कर लेता है, ठीक है। तो इसी कारण इसे पादप जगत का जोकर कह देते हैं। ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, सबसे बाहर है ये लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। ये सोल्यूबल आरएनए, सोल्यूबल प्रोटीन है, बीच बीच में बिंदुनुमा संरचना है। ये आपका लंबा सा ये डीएनए है और ये राइबोसोम जो 70S होता है, ठीक है। ये बिना कोशिका भित्ति वाले जीव होते हैं, बिना कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, सबसे छोटी जीवित कोशिका, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स यही होती है माइकोप्लाज्म। ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। कई जीव और पौधों में ये रोगजनक होते हैं, बीमारी भी फैलाते हैं। 2017 में यहाँ से क्वेश्चन बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो हमारा मोनेरा किंगडम कंप्लीट होता है, अब जो सेकंड जो आपका किंगडम आता है वो है प्रोटिस्टा। सेकंड जगत है प्रोटिस्टा। इसमें एकल कोशिका वाले यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ये शुरुआत में मैंने बता दिया, एक कोशिका यूकैरियोटिक जीव इसमें रखे गए हैं प्रोटिस्टा के अंदर। कोशिका में एक सुस्पष्ट केंद्रक होता है। तो अगर यूकैरियोटिक कोशिका है तो हम सभी को पता है कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में डीएनए उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है, मतलब सुस्पष्ट केंद्रक होता है। अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग है वो भी इसमें पाए जाते हैं प्रोटिस्टा के जीवों में। कुछ कोशाबिका और कुछ में सीलिया पाई जाती है, कुछ में फ्लैजिला होते हैं, कुछ में सीलिया होते हैं, कुछ में पक्षमार्ग, कुछ में कसाब। प्रोटिस्ट मुख्यतः जलीय होते हैं। अधिकांश जो प्रोटिस्ट हैं वो जलीय आवास में रहते हैं। यह पौधों, जानवरों, कवक के साथ एक कड़ी है। मतलब ये जो एक डायग्राम मैंने आपको बताया था, पीछे देखिए एक डायग्राम बताया था मैंने आपको, ये देखिए यहाँ पर देखिए प्लांट, एनिमल, फंजाई और ये नीचे बैक्टीरिया है। तो इनके बीच में कड़ी का काम करता है प्रोटिस्टा। ऐसा माना जाता है कि इस प्रोटिस्टा से ये अलग अलग जीव हैं, ये विकसित हुए हैं। अलैंगिक और लैंगिक रूप से प्रजनन करती हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है। कोशिका संलयन, आपस में कोशिका जुड़कर जनन करते हैं और युग्मनज का निर्माण भी इनमें होता है। प्रोटिस्टा में कौन कौन से जीव रखे गए हैं? जैसे कि क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूब्लिनोइड, स्लाइमोल्स, औपंकवक, प्रोटोजोन्स, ये सभी शामिल होते हैं। 2016 में यहाँ से क्वेश्चन भी बना। देखिए अलग अलग एग्जांपल है। अमीबा जो प्रोटोजोआ में रखे गए, यूग्लिना
ये आपका यूक्लिनोइड में आ जाएगा। स्लाइम मोल्ड या औपंकक ये अलग ही ग्रुप में है। डाइटम है ये आपका क्राइसोफाइट में आ जाएगा। पैरामीशियम है, डाइनोफ्लेजिलेट है, डाइनोफ्लेजिलेट में आ जाएगा। इसके अलावा मैक्रो रोल का, तो ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग ग्रुप में रखे गए। आगे हम इनकी डिटेल से बात करेंगे। प्रोटिस्ट सौपोषी हो सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। प्रोटिस्ट कुछ जीव ऐसे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, कुछ सहजीवी भी होते हैं, मतलब दूसरे के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, या फिर कह सकते हैं दूसरे के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं। और कुछ विषम पोषी भी होते हैं जो दूसरों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। यह एक विषम समूह है क्योंकि इस जगत की सीमाएं अच्छी तरह से परिभाषित नहीं, मतलब बहुत सारे लक्षण ऐसे देखने को मिलते हैं जो दूसरे ग्रुप से मिलते जुलते हैं। इस कारण इनकी जो सीमाएं हैं वो अभी तक पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं। अब सबसे पहले हम क्राइसोफाइट की बात कर रहे थे। क्राइसोफाइट्स क्या क्या लक्षण होते हैं देखिए। ताजे पानी और समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं, स्वच्छ पानी में भी मिलते हैं और समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। सूक्ष्मदर्शी तथा जल धाराओं में निष्क्रिय रूप से तैरते रहते हैं। आपने जूप्लैंक्टॉन्स नाम सुना होगा, जूप्लैंक्टॉन्स, तो उसी प्रकार जैसे जूप्लैंक्टॉन्स होते हैं ना, वैसे ये होते हैं और ये भी समुद्र के पानी में तैरते रहते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इनमें अधिकांश प्रकाश संश्लेषक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं अधिकांश जो होते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स है वो भी ऐसे तैरते हैं, तो जूप्लैंक्टॉन्स फाइटोप्लैंक्टॉन्स की तरह ही होती हैं। इसमें मुख्य रूप से डाइटम और श्रवण सुनहरे जो शैवाल होते हैं जिन्हें डेस्मिड कहते हैं वो शामिल होते हैं। यानी कि डाइटम्स होती हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं, और जो सुनहरे शैवाल हैं जिन्हें डेस्मिड कहा जाता है वो इस क्राइसोफाइट क्लास या ग्रुप के अंदर रखे गए हैं। तो डाइटम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं आपके। डाइटम्स ये स्ट्रक्चर होती है डाइटम्स की, इसी प्रकार के होते हैं। कोई भी इसमें चलने से संबंधित अंग नहीं पाया जाता, केवल क्या होते हैं समुद्र के ऊपर तैरते रहते हैं। इनमें सिलिशियस कोशिका दीवारें पाई जाती हैं। सिलिशियस मतलब सिलिका से बनी हुई कोशिका भित्ति होती है, जो बाहर की ओर जो कोशिका भित्ति होती है वो सिलिका की बनी होती है, जो दो पतली ओवरलैपिंग सेल बनाती है। आपस में क्या होती है एक दूसरे पर चढ़ी हुई, जैसे साबुन है ना, साबुन की डिब्बियां देखते हैं तो आप ढकते हैं तो इसको कवर कर लेती है नीचे वाले को, उसी प्रकार से ये भी इसी तरह ढकती है, जो कि साबुन के डिब्बे की तरह एक साथ फिट रहती है। कोई भी डब्बा साबुन का नहीं, कोई भी डब्बा देख लीजिए वो आपस में ढकते हैं तो कुछ आपस में ओवरलैपिंग कर जाती है, उसकी जो दीवार पतली भित्ति होती है वो। 2015 में यहाँ से क्वेश्चन बना है, अपने निवास स्थान में अरबों वर्षों से कोशिका भित्ति के पीछे छोड़े गए डाइटम के जमाव को डाइटोमेसियस अर्थ के रूप में जाना जाता है। मतलब करोड़ों वर्षों तक अगर ये समुद्र में रहते हैं तो वहां पर इनकी जब डेथ हो जाती है तो ये सिलिशियस जो इनकी भित्ति होती है कभी नष्ट नहीं होती है। ये क्या करती है उसी स्थान पे जमा हो जाती है, और इस प्रकार जमा होने पर जो मिट्टी बनती है उसको डाइटोमियस मिट्टी या डाइटोमियस अर्थ या मर्दा कह देते हैं। ठीक है, इसका उपयोग किसमें करते हैं, तेल व सिरप जो होता है, तेल व सिरप को छानने में, पॉलिश करने में इनका उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण ये यहाँ से क्वेश्चन भी बना 2016 में। डाइटम महासागरों के प्रमुख उत्पादक होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुख्य जो उत्पादक होते हैं महासागरों में वो डाइटम होते हैं, तो ये चीजें आप ध्यान में रखनी। अब जो दूसरा, पहले हमने क्राइसोफाइट पढ़ लिया, अब आता है डाइनोफ्लेजिलेट। प्रोटिस्टा के अंदर डाइनोफ्लेजिलेट्स अधिकतर समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। अधिकांश समुद्री या प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये अपनी कोशिकाओं में मौजूद मुख्य वर्णक के आधार पर पीले, हरे, भूरे, नीले या लाल दिखाई देते हैं। जैसा इनकी बॉडी में वर्णक होता है, कोशिका में वर्णक होता है, उसी प्रकार के ये दिखाई देते हैं। कोशिका भित्ति की बाहरी सतह पर कड़ी सेलुलोज की प्लेटें पाई जाती है, जैसे ये प्लेट्स देख सकते हैं, इसी प्रकार की सभी के अंदर ऐसी होती है। तो कोशिका भित्ति है, उसकी बाहरी सतह पर कड़ी मतलब मजबूत सेलुलोजिक प्लेट उपस्थित होती है। इनमें से अधिकांश दो कशाभिकाएं होती हैं, एक अनुदैर्ध्य रूप से और दूसरा अनुपस्थ रूप से। दीवार की प्लेटों के बीच एक खांच से निकलती है, जैसे यहाँ देखिए ये खांच बन गई, ये प्लेट अलग है, ये प्लेट अलग है, और कि इनके बीच में एक खांच बन गई, यहाँ से क्या होते हैं फ्लेजिला निकलती हैं। और दो कशाभिकाएं होती हैं, जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं ये खांच है तो यहीं से फ्लेजिला निकलता है। तो दो फ्लेजिला होते हैं, एक तो अनुदैर्ध्य होता है और एक अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। लाल डाइनोफ्लेजिलेट्स, उदाहरण के लिए जो गोनियोलेक्स है, गोनियोलेक्स कौन सा इसमें दे रखा, ये रहा गोनियोलेक्स। ये लाल डाइनोफ्लेजिलेट्स में तेजी से गुणन होता है, मतलब बहुत तेजी से ये गुणन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जिससे समुद्र लाल दिखाई देने लग जाता है, जिसे लाल रेड टाइड या लाल ज्वार कहा जाता है। तो समुद्र के अंदर अगर ये
गोन्यूलेक्स उपस्थित है तो ये क्या करेगा, अपनी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ा लेगा और इस पूरे पानी का रंग कैसा लाल दिखाई देगा, क्योंकि उसमें गोन्यूलेक्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ये विषाक्त पदार्थ छोड़ते हैं जो मछलियों जैसे समुद्री जानवरों को मार देते हैं, विषैला पदार्थ छोड़ते हैं जो अन्य जो जीव होते हैं उनको नष्ट करते हैं। इसमें और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि नोक्टिल्यूका है, ये कौन सा है, इसका नाम क्या है लिखने का यहाँ पे, सेरेटियम है, ठीक है ना। ये थोड़े से और एग्जाम्पल है, ये ध्यान में रखें। अब जो आगे नेक्स्ट जो हमारा प्रोटिस्टा का समूह आता है वो है यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स रुके हुए पानी में मुख्य होता है, ताजे पानी के जीव हैं जो स्वच्छ जल है उसमें पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति के स्थान पर एक प्रोटीन युक्त परत पाई जाती है जिसे पेलिकल कहते हैं। कोशिका भित्ति की जगह क्या पाई जाती है, पेलिकल पाई जाती है, और यह उनके शरीर को लचीला बनाता है। इनके पास दो कशाभिकाएं होती हैं। देखिए एक कशाभिका तो ये हो गई जो कि लंबी होती है, और एक कशाभिका यहाँ से निकलती है वो केवल छोटी सी होती है, एक लंबी होती है एक छोटी होती है। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी के रूप में अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में छोटे जीवों को शिकार करके विषम पोषी की तरह व्यवहार करते हैं। मतलब ये मिक्सोट्रोपिक होते हैं, मिक्सोट्रोपिक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन खुद भी बना सकते हैं और दूसरे जीवों को खाकर भी कर सकते हैं। वर्णक उच्च पौधों के समान, इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो उच्च पौधों के समान होते हैं, जैसे कि यूग्लिना पौधे और जानवरों के बीच की योजक कड़ी मानी जाती है, क्योंकि जानवरों की तरह भी पोषण करते हैं और प्लांट की तरह भी करते हैं। तो यूग्लिना है वो प्लांट और एनिमल्स के बीच की योजक कड़ी मानी जाती है। तो इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है इसमें, और ये न्यूक्लियोलस हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, मतलब सेम हमारे जैसे ही कोशिका होती है, केवल ये एक कोशिकीय होता है। अब बात नेक्स्ट आता है स्लाइम मोल्ड्स, अवपंक कवक, मिक्सोमाइसिटीज भी कह देते हैं, स्लाइम मोल्ड या अवपंक कवक। ये आपने देखा होगा इसी स्ट्रक्चर, जो गंदगी वगैरह है ना आप वहां पे इसी प्रकार की देखने को मिलती है, बहुत अलग तरीके की गंध आती है इसमें। ये कोशिका भित्ति रहित मर्तोपजीवी प्रोटिस्टा है, कोशिका भित्ति इनमें नहीं पाई जाती है। शरीर लंबे समय तक सड़ने वाली टहनियां और कार्बनिक पदार्थों को निगलने वाली पत्तियों पर गति करते हैं, यानी कि लंबे समय तक जो गलने वाले पदार्थ जो मटेरियल होता है उसके ऊपर पाई जाती है, टहनियों के ऊपर, और पत्तियां वगैरह जो होती हैं उनके ऊपर देखने को मिलता है। उपयुक्त परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम नामक एक संगठन बनाते हैं। उपयुक्त अगर फेवरेबल कंडीशन होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है तो प्लाज्मोडियम नामक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और यह कई फीट तक लंबे बहुत दूरी तक फैल जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम विभेदित होते हैं। अगर प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो ये विभेदित हो जाते हैं और उनके शीर्ष पर बीजाणुओं वाले फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं। इसकी जो शीर्ष होते हैं वहां पर फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण हो जाता है जिसमें बीजाणु स्पोर्स पाए जाते हैं। बीजाणुओं की वास्तविक भित्ति होती है और ये अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं। मतलब जो स्पोर्स होते हैं उनमें भित्ति पाई जाती है, स्पोर्स होंगे उनमें भित्ति देखने को मिलेगी, और जो कि बहुत ज्यादा प्रतिरोधी होती है, कई वर्षों तक ये जीवित रहती है। बीजाणु वायु धाराओं द्वारा फैलते हैं, अलग अलग स्थानों पे चले जाते हैं, वहां पर ये फिर विकसित होकर या अंकुरित होकर के अवपंक कवक या स्लाइम मोल्ड बना लेते हैं। ये होती हैं अवपंक कवक। अब बात करते हैं प्रोटोजोअन्स की, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ये हेटरोट्रोप्स होते हैं, शिकारी या परजीवी कह सकते हैं, विषमपोषी होते हैं। जीवों के आदिम संबंधी यानी पुराने रिश्तेदार यही होते हैं जीवों के। कहने का मतलब ये है कि इन्हीं से आगे जो नए हम विकसित हुए ना, धीरे धीरे इन्हीं से नए जीवों का निर्माण हुआ है। प्रोटोजोन्स की 4 प्रमुख समूह हैं, उनमें पहला है अमीबोइड प्रोटोजोन्स। पहले तो ये देखिए बहुत सारे पैरामीशियम, यूग्लिना इसमें भी रखा गया है। अमीबा है, जियार्डिया है, ट्रिप्नोसोमा है, प्लाज्मोडियम, स्टेंटर और टेक्सोप्लाज्मा। तो ये इसी के उदाहरण है प्रोटोजोन्स के। पहला जो ग्रुप आता है वो है अमीबोइड प्रोटोजोन्स। तो अमीबा वगैरह रखे गए हैं इसमें, ये देखिए अमीबा। तो ये ताजा पानी, समुद्र के पानी या नम मिट्टी में रहते हैं। ये चलते हैं और सूडोपोडिया जैसे मतलब कहने का मतलब इनमें जो चलन अंग होता है, चलन अंग वो कूटपाद होते हैं, कूटपाद या सूडोपोडिया होती है जिनकी सहायता से चलते हैं। देखिए साइड में उभार से निकले रहते हैं ना, इनको बोलते हैं कूटपाद, जूठे पैर। जैसे अमीबा को बाहर निकालकर शिकार को पकड़ लेते हैं, ये शिकार को पकड़ने में भी सहायता करते हैं, जो कूटपाद होते हैं ये। समुद्र जीवों की सतह पर सिलिका के गोले होते हैं और उनमें से कुछ परजीवी भी होते हैं।
जैसे कि एंट अमीबा, ये एंट अमीबा है, अमीबा है, इसके उदाहरण है अमीबोइड प्रोटोजोन्स के। इसके बाद में दूसरा जो समूह आता है वो है प्रोटोजोन्स में फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है, कसाब होता है। ये देख सकते हैं, ये इसमें फ्लैजिला उपस्थित होता है, तो इसको हम फ्लैजिलेट्स के अंदर रखा गया। ट्रिप्नोसोमा, ये या तो स्वतंत्र रूप से जीवित रहते हैं या परजीवी, या तो स्वतंत्र रहते हैं या परजीवी हो सकते हैं, किसी अन्य जीव में पाए जाते हैं। इनमें कसाबिका पाई जाती है, ये देख सकते हैं इसमें, इसी के द्वारा ये मूवमेंट करते हैं। परजीवी रूप नींद की बीमारी जैसे कि बीमारियों का कारण बनते हैं। जो निंद्रा रोग होता है ऐसे रोग का मुख्य कारण बनते हैं ये जो ट्रिप्नोसोमा वगैरह प्रोटोजोन्स होते हैं, फ्लैजिला या जो परजीवी होते हैं। ये 1990 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। इसके बाद में आता है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, जिनमें सीलिया पाई जाती है, देख सकते हैं आप। ये है पैरामीशियम, जिसे स्लीपर एनिमल्स कह देते हैं, चप्पल जंतु। ये हजारों सीलियों का उपयोग करके जलीय सक्रिय रूप से घूमने वाले जीव होते हैं। इनमें क्या होती है, गुहा पाई जाती है जिसे ग्लैट कह देते हैं, जो कोशिका की सतह के बाहर की ओर खुलती है। ये देखिए, ये ग्लैट का मुख होता है। सीलिया की पत्तियों के समन्वित गति के कारण भोजन से भरा पानी ग्लैट में चला जाता है। यहीं से क्या हो जाता है, पानी ग्लैट में चला जाता है। और ये इसका एग्जाम्पल देखें तो पैरामीशियम हो जाएगा। इसके बारे में हम कभी एक अलग लेक्चर के लेकर के आएंगे, एक ही क्लास में 15-20 मिनट के अंदर इस स्लीपर जंतु को कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीजें हमें पता चलती है। ये सिलेटेड हो गई, सिलेटेड में पैरामीशियम को रखा है। अब स्पोरोजोन्स, प्लाज्मोडियम आ जाते हैं इसके अंदर। इनके जीवन चक्र में एक संक्रामक अवस्था पाई जाती है, और जैसे कि प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम किसका परजीवी होता है, मलेरिया का परजीवी होता है। इसकी वाहक कौन होती है, मादा एनाफ्लिज मच्छर जो होता है वो वाहक होती है। 1990 में ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रख लेना। स्पोरोजोन्स जो होते हैं इसमें किसी प्रकार का चलन नहीं पाया जाता है, इसके पीछे हमने पढ़ा है, सभी में देखने को मिलता है, लेकिन स्पोरोजोन्स में नहीं होता है, और ये परजीवी होती है, संक्रमण अवस्था इनमें पाई जाती है। तो ये आपका प्रोटिस्टा किंगडम यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आता है जगत कवक या फंजाई, इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए उन स्ट्रक्चर आपने अपने आसपास जो क्षेत्र होते हैं उनमें, खेतों वगैरह में। तो ये विषमपोषी जीव एक अनोखा जगत है, ये विषमपोषी जीव है। इसके जो कवक होते हैं विश्वव्यापी होते हैं, ओस्मोपोलिटन, सभी जगह पर पाए जाते हैं। गर्म और आर्द्र स्थानों में, ज्यादातर ये आर्द्र और गर्म स्थानों में मिलते हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड में, संतरे के रोट, मशरूम, टोड स्टूल आदि में देखते हैं। आप संतरा देखा होगा, संतरा कई दिनों तक रखते हैं तो नमी के कारण उस पर व्हाइट से धब्बे से नजर आने लग जाते हैं, तो वे इसी के कारण होते हैं, संतरे के रोट। ब्रेड मोल्ड, आपने ब्रेड कवक, डबल रोटी बोलते हैं इसको, क्या ब्रेड को देखा होगा आपने, ब्रेड है तो उसको भी कई दिनों तक नमी अगर उसको आ जाती है तो क्या हो जाता है, उस पर ग्रीन कलर के हमें क्या दिखने लगते हैं, धब्बे से, तो वो ब्रेड मोल्ड है। मशरूम आपने देखा होगा, बुंगो खाइडो ना, व्हाइट कलर को सांप की छतरी के जैसे बुंगो होगा ना, वो क्या होता है, मशरूम ही होते हैं। टोड स्टूल हो गई। सरसों की पत्तियों पर सफेद धब्बे एक परजीवी कवक के कारण होते हैं। कुछ पैरासाइटिक फंजाई होती हैं जो क्या करती हैं, सरसों जैसे पादप है, गेहूं है, बाजरा है, इनमें भी रोग फैलाते हैं। तो सरसों में आपने देखा होगा पत्तों पर धब्बे नजर आते हैं सफेद, वो इसी परजीवी कवक के कारण होते हैं। एल्बुगो कैंडिडा कहते हैं जिसे। कुछ कवक है एंटीबायोटिक दवाओं के स्रोत भी होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। आपने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम सुना होगा, जिसने सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम से एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन प्राप्त की थी। कुछ एककोशी के कवक होते हैं, जैसे कि खमीर ईस्ट। इसका उपयोग हम ब्रेड बनाने में, बियर बनाने में आदि में किया जाता है। ठीक है। अन्य कवक पौधे और जानवरों में रोग पैदा करते हैं, जैसे गेहूं में रस्ट रोग है, ये पक्सीनिया के कारण होता है। तो ये थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी आपको याद रखनी है। आगे देखिए, इष्ट को छोड़कर कवक तंतुमय होते हैं। इष्ट एक अकेला होता है जो एक कोशिकीय होता है, और इसके अलावा जितने भी कवक होते हैं वो सभी फिलामेंटस होते हैं। इनके शरीर में लंबे पतले धागे जैसी संरचना होती है, जिसे हाइफी कह देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो एक संरचना होगी ना, ये क्या कहलाएगी, हाइफी कहलाएगी। ठीक है। और ये 1 2 3 ऐसे बहुत सारी हाइफी मिलकर के क्या बनाएगी, माइसीलियम बनाएगी। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कवक की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई, तो हाइफी हो। ठीक है। हाइफी के नेटवर्क को माइसीलियम के रूप में जाना जाता है। कुछ हाइफी बहुकेंद्रीय साइटोप्लाज्म से भरी निरंतर नलिकाएं होती है। बहुकेंद्रीय साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कुछ जो हाइफी होती है वो इस प्रकार की होती है, जिसमें
कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, मतलब सेप्टम नहीं पाए जाते, इनका डिवाइडेशन नहीं होता। तो ये जो होता है ये कॉन्सेंट्रिक हाइफी कहलाता है, बहुकेंद्रीय साइटोप्लाज्म होता है, इनमें कॉन्सेंट्रिक हाइफी कहलाता है, ठीक है। और जिनमें ये सेप्टम बन जाते हैं इस प्रकार से, ये सेप्टेट हाइफी हो जाएगा, ठीक है। और अन्य हाइफी में सेप्टे या क्रॉस भित्ति होती है, इनमें ये भित्ति पाई जाती है, कुछ में नहीं होती, वो कॉन्सेंट्रिक हो जाएगा। कवक कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, यानी कि इनकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है और साथ में पॉलीसेकेराइड भी पाया जाता है। नीट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अधिकांश कवक सेप्रोफाइट होते हैं, मर्तोपजीवी होते हैं, ये मर्त सबस्ट्रेट से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं, और कुछ परजीवी होते हैं। आपने देखा होगा जो हम घर से कचरा वगैरह निकलता, गोबर वगैरह, ये हम कुल्डी वगैरह डालते हैं, उसमें एक जगह डालते हैं, तो उस स्थान पर बहुत सारे ऐसे कवक वो देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम मारवाड़ी भाषा में कहा ना सांप की छत पे उगली, तो वो उस चीजों की बात करें तो ये मर्त जो सड़े गले पदार्थ है उन पे पाए जाते हैं। कुछ परजीवी होते हैं, कुछ सहजीवी भी होते हैं। सहजीवी के रूप में ये लाइकेन बनाती हैं, कवक और शैवाल। आपने ये मैंने बताया भी, आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं, ये कई बार बताया है कि कवक है, इसके साथ में क्या होता है, अगर शैवाल उपस्थित है तो ये क्या करेगी, लाइकेन बनाएगी, लाइकेन, ठीक है। और कवक अगर उच्च पादप के साथ में उपस्थित है, जैसे कि पाइनस वगैरह है, उसके साथ में है, तो ये माइकोराइजा बनाएंगे, माइकोराइजा, ठीक है। तो ये याद रख लेना। तो सहजीवी के रूप में रहती है, जैसे कि लाइकेन और माइकोराइजा। माइकोराइजा में कवक और उच्च पादपीय जड़ें, उच्च पादप आप याद रख लेना, पाइनस, ठीक है। आगे देखिए, ये फ्रूटिंग बॉडी की अभी हम बात करें ना, एक बार देखिए यहाँ पे देख लीजिए, इसको मिटा देता हूँ इस बार। ये देखिए, ये होती है फ्रूटिंग बॉडी, ऐसे बंद रहती है, और इस बंद में, इस बॉडी के अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर मिलती है जिसमें बहुत सारे ऐसे स्पोर्स पाए जाते हैं। ये स्पोर्स बाद में फ्रूटिंग बॉडी के पटने से बाहर रिलीज हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखिए, रिप्रोडक्शन यानी जनन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग के द्वारा होता है। देखिए, वेजिटेटिव कायिक जनन जो होता है ना, ये एक तो फ्रेगमेंटेशन विखंडन के द्वारा, एक फ्यूजन ये विखंडन हो गया, और एक बडिंग के द्वारा, एक छोटी सी जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट, उसमें बडिंग के द्वारा क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। याद रख लेना, ये विधि तो आप सामान्यतः परिचित है, इनके लिए इनको समझाने की ज्यादा जरूरत है नहीं यहाँ पे। एलैंगिक जनन की हम बात करें तो एलैंगिक जनन के लिए इसमें कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, जूस्पोर्स जैसे बीजाणु पाए जाते हैं। कोनिडिया है, स्पोरेंजियोस्पोर्स है, जूस्पोर्स जो चल बीजाणु होते हैं ना, ये इसमें पाए जाते हैं एलैंगिक जनन के लिए। और लैंगिक जनन की हम बात करें तो लैंगिक जनन के लिए इनमें ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स पाए जाते हैं, जिनके द्वारा लैंगिक जनन होता है कवकों के अंदर। ये अलग अलग संरचनाओं में बनते हैं, और जिन संरचनाओं में ये बनते हैं उन्हें फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर अलग अलग स्पोर्स देख रखे हैं, जू स्पोर्स, ये वाला जो है ये जू स्पोर्स है, ये देखिए ये जू स्पोर्स निकले हुए जो चल होते हैं, जिनमें कसा पाए जाते हैं। फिर स्पोरेंजियोस्पोर्स, ये जू स्पोर्स है, ये भी, ये आ जाएगा आपका स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है। और फिर है क्लेमाइडोस्पोर्स, ये क्लेमाइडोस्पोर्स का है, और ये शायद ओइडिया हो गया, ओइडिया, ओडियोस्पोर्स भी होते हैं ये। और ये लास्ट में जो स्पर्जिलस में देखने को मिलता है, ये कोनिडिया हो गए, जो बड़ी जात उत्पन्न होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख लेने किस किस के द्वारा जनन होता है। लैंगिक जनन में 3 चरण होते हैं। 3 चरण कौन कौन से होते हैं, देखिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर समझिए, ये कोई हाइफी है, ये दोनों पास पास आए, ठीक है। इसमें भी ये आगे और भी है, ये इस तरफ और भी, इसमें एक केंद्रक है, ठीक है। अब सबसे पहले जो प्रोसेस होगी ना, वो होगी प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का मिलना। ये जो इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ये आपस में मिल जाते हैं, केंद्रक नहीं मिलते इस अवस्था में। तो 2 गतिशील या गतिशील युग्मकों के बीच जीव द्रव्य का संलयन, युग्मक मान लीजिए या हाइफी मान लीजिए, तो इनमें क्या हो जाता है, जीव द्रव्य का संलयन हो जाता है, ये आपस में मिल जाते हैं और मिलकर के ये ऐसी स्टेज बना लेते हैं। इसमें 2 केंद्रक होते हैं, ठीक है, इधर और ये इधर, ठीक है। ये एक ही सेल्स में क्या होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं। और आगे इसकी हम बात करेंगे, देखिए ये जो स्टेज है ये डाइकैरियोटिक स्टेज कहलाती है, डाइकैरियोटिक स्टेज कहलाती है। और ये कुछ ही ऐसे होते हैं जो हम बात करें, कुछ ही ऐसे कवक के ग्रुप होते हैं जिनमें ये डाइकैरियोटिक स्टेज पाई जाती है। आगे हम इसकी डिटेल से बात करेंगे। प्लाज्मोगेमी के बाद में क्या होता है, इन केंद्रक का मिलना होता है। इस केंद्रक के मिलने को क्या कहते हैं, कैरियोगेमी कहते हैं, केंद्रक संलयन। तो 2 नाभिकों का क्या होता है, संलयन होता है। अब क्या होता है, एक ही सेल्स है, इसमें एक केंद्रक बन जाता है, और ये केंद्रक कैसा होता है, द्विगुणित होता है। ये अगुणित और ये भी अगुणित और ये द्विगुणित केंद्रक बन जाता है।
ठीक है। और अब होता है मियोसिस, ये द्विगुणित हो गया। द्विगुणित केंद्रक बनने के बाद क्या होगा, युग्मनज अगुणित बीजाणुओं का जन्म दे देगा। ये जो होगा ना द्विगुणित, ये क्या करेगा, इसमें बहुत सारे क्या हो जाएंगे, अगुणित बीजाणुओं का निर्माण हो जाएगा जो फ्रूटिंग बॉडी में बनते हैं। तो लैंगिक जनन में 3 प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी, प्लाज्मोगेमी कोशिका द्रव्य का मिलना, कैरियोगेमी नाभिकों का संलयन, और मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन या अगुणित बीजाणुओं का निर्माण। और ये इनके जीवन चक्र की जो स्टेज होती है, इनको मैंने एक डायग्राम के द्वारा यहाँ पे दिखाया भी है, तो एक बार फटाफट से इसको जल्दी से समझ लेते हैं। थोड़ी क्लास वैसे भी लंबी तो हो जाती है क्योंकि हम पूरा चैप्टर हम डिस्कस करते हैं। तब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो ये माइसीलियम है। माइसीलियम में क्या होगा, स्पोर का निर्माण होगा। स्पोर्स कैसे हो सकते हैं, मैंने बताया आपको, अलग अलग प्रकार के स्पोर्स हो सकते हैं, ठीक है। जो स्पोर्स है, स्पोरेंजियो स्पोर्स है ये। अब ये स्पोर्स क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होके माइसीलियम बना लेंगे। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 चरण पाए जाते हैं, उन तीनों की हम बात करें। देखिए माइसीलियम है, माइसीलियम में क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होगी, तो इसमें साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया था। फिर हेट्रोकैरियोटिक स्टेज आ जाती है। हेट्रोकैरियोटिक स्टेज मतलब अन्य जो हाइफी होती है ना, वो इससे चेंज हो जाती हैं। फिर कैरियोगेमी होती है। इस हेट्रोकैरियोटिक स्टेज में द्विवी केंद्रक अवस्था भी बनती है, ये आगे बात करेंगे। फिर कैरियोगेमी होता है, जो केंद्रक बने थे ना 2, वो केंद्रक आपस में मिल जाते हैं। मिलने के बाद में जाइगोट बन गए। इस जाइगोट में फिर मियोसिस होता है, मियोसिस होने से स्पोर्स बन गए। स्पोर्स वापस अंकुरित होती हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। ये प्रोसेस होती है इसकी पूरी। आगे देखिए, जब एक कवक लैंगिक रूप से जनन करता है तो संगत संभोग प्रकार के 2 अगुणित हाइफी एक साथ आते हैं। 2 अगुणित जो हाइफी होते हैं वो पास पास आ जाते हैं और फ्यूज हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। कुछ कवक में 2 अगुणित कोशिकाओं के संलयन से आमतौर पर द्विगुणित कोशिका बनती है। कुछ ऐसे कवक होते हैं उसमें सीधी मिलने से क्या हो जाता है, द्विगुणित कोशिका बन जाती है, मतलब प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद ही कैरियोगेमी हो जाती है। एस्कोमास्टिज और बेसिडियोमास्टिज में एक डायकैरियोटिक स्टेज यानी कि चरण आता है, डायकैरियोटिक फेज, जिसमें n+n यानी कि प्रति कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं जो कि अगुणित होते हैं। ऐसी स्थिति को डाइकैरियोन कहा जाता है, ये मैं बता चुका हूं पहले ही। देखिए यहाँ पर ये जो स्टेज बनती है ना, ये डाइकैरियोन कहलाती है, डाइकैरियोन स्टेज। बाद में इसमें मियोसिस होता है, जिससे क्या हो जाता है, ये दोनों जुड़ करके द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। फिर मियोसिस वही प्रोसेस आगे वाली हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज समझना कि कुछ तो ऐसे होते हैं जिसमें प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद ही कैरियोगेमी हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं प्लाज्मोगेमी के बाद में कुछ समय के लिए उसमें डाइकैरियोटिक स्टेज होती है, उसके बाद में कैरियोगेमी होती है, जैसे कि एस्कोमास्टिज और बेसिडियोमास्टिज। बाद में पैतृक केंद्रक विलीन हो जाते हैं और द्विगुणित कोशिका द्विगुणित हो जाती है, ठीक है। कवक फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं जिनमें न्यूनीकरण विभाजन होता है। न्यूनीकरण जो असूत्री विभाजन है ना, अर्धसूत्री विभाजन होता है। न्यूनीकरण विभाजन होता है जिसमें अगुणित बीजाणुओं का निर्माण होता है। जो जाइगोट बनता है ना, उससे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणुओं का निर्माण होता है। आगे देखिए, माइसीलियम की मोर्फोलॉजी। माइसीलियम किस प्रकार के आकार की, उसका बीजाणु का निर्माण की विधि कौन सी है, फलने वाले पिंड यानी कि फ्रूटिंग बॉडी है वो किस प्रकार की है, इसके आधार पर, और ककों के जो अलग अलग वर्ग हैं वो इन्हीं के आधार पर डिवाइड किए गए हैं। माइसीलियम की मोर्फोलॉजी, बीजाणु निर्माण की विधि और फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर अलग अलग वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है फाइकोमास्टिज, फिर एस्कोमास्टिज, फिर बेसिडियोमास्टिज और फिर ड्यूटेरोमास्टिज। 4 ग्रुप आती हैं, चारों के बारे में हम एक एक करके हम फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला आता है फाइकोमास्टिज, जिसे लोअर फंजाई कहते हैं, निम्न स्तरीय कवक कहा जाता है। ये जलीय आवासों में और नम और डैम्प अवस्थाओं में सड़ती हुई लकड़ी या पौधों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जलीय आवास में मिलते हैं, नम जो स्थान है वहां पे, और डैम्प जो गहरे खड्डे जैसे जो गहरे स्थान होते हैं ना, वहां पर मिलते हैं। लकड़ी व पौधों पर भी पाए जाते हैं, पौधों पर परजीवी होते हैं। माइसीलियम जो होता है इनका एसेप्टेट और कोइनोसाइटिक। एसेप्टेट का मतलब मैं समझा चुका हूं, जैसे यहाँ पर जो माइसीलियम होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि केंद्रक जो होता है, जैसे यहाँ पर है ये कोई हाइफी है और इस केंद्रक जो होते हैं इनके बीच में सेप्टम नहीं होते हैं, इसी कारण इन्हें एसेप्टेट कहा जाता है। एपटीए पट नहीं होता, जिसके कारण बहुत सारे एक ही हाइफी के अंदर बहुत सारी सेल्स केंद्रक वो पाए जाते हैं, जिन्हें कोइनोसाइटिक कहा जाता है कंडीशन, बहुकेंद्रीय की अवस्था। लैंगिक जनन की बात करते हैं फाइकोमास्टिज के अंदर, तो गतिशील जूस स्पोर्स पाए जाते हैं, चल बीजाणु पाए जाते हैं। इसके अलावा अगतिशील चल बीजाणु भी होते हैं।
अगतिशील बीजाणु में एप्लेनोफोर्स कहा जाता है, ये अचल बीजाणु होते हैं। ये चल बीजाणु जूस्पोर्स और अचल बीजाणु के द्वारा क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। ये अंतरजात रूप में स्पोरेंजियम में निर्मित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां से क्वेश्चन कई बार बनेगा। देखिए इसका वर्गीकरण का आधार भी क्या था, स्पोर्स के उत्पन्न होने की विधि। तो विधि क्या है, एंडोजीनस प्रकार के होते हैं, ये अंतरजात उत्पन्न होते हैं, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर विकसित होते हैं। ठीक है, याद रख लेना। लैंगिक जनन की बात करते तो लैंगिक जनन के लिए इसमें क्या होता है, जाइगोस्पोर्स दो युग्मकों के संलयन से बनते हैं। दो युग्मक आपस में मिलते हैं जिससे कि जाइगोस्पोर्स का निर्माण होता है। ये युग्मक आइसोगेमस यानी कि समयुग्मकी, आइसोगेमस हिंदी में समयुग्मकी कह देते हैं। और आइसोगेमस जो विधि होती है इसमें जो युग्मक होते हैं ना, उन युग्मकों की आकृति और आकार कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, दूसरी विधि आती है अनआइसोगेमस या असमयुग्मकी। इसमें क्या होती है, जो युग्मक होते हैं वो आकृति व आकार में समान होते हैं, और एक होता है विषम युग्मकी यानी कि असमान होते हैं इसमें भी। तो तीन विधियां होती हैं, एक तो आइसोगेमस, अनआइसोगेमस और उगेमस। तीनों याद रख लेनी है। आइसोगेमस में समान आकृति और आकार, अनआइसोगेमस और उगेमस के अंदर असमान आकृति और आकार। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है म्यूकर। म्यूकर जो रोटी का कवक होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ब्रेड मोल्ड है, राइजोप्स, ब्रेड मोल्ड। अल्बुगो जो सरसों पर परजीवी रोग परजीवी होता है, और सरसों पर जो धब्बे जैसी संरचना बनाता है वो यही होता है। तो ये आपका फाइकोमाइस्टीज है, वो कंप्लीट होता है। अब आता है एस्कोमाइस्टीज, सैक फंजाई कह देते हैं इसे। ये शायद ही कभी एक कोशिकीय होते हैं, मतलब कुछ होते हैं एक कोशिकीय जिसमें मुख्य रूप से ईस्ट होता है, ईस्ट एक कोशिकीय होता है। इसके अलावा जितने भी होते हैं इस रूट के अंदर वो सभी बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, जैसे कि पेनिसिलियम। इनका माइसिलियम साकित और सेप्टेट होता है। सेप्टेट और साकित का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपका माइसिलियम है, इसमें ये केंद्रक जो होते हैं ना, इस प्रकार से इनमें सेप्टम बन जाते हैं। एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, जबकि पीछे वाले में अलग था। सेप्टेट होते हैं, ये साकित होते हैं। ये मर्तोपजीवी, अपघटक, परजीवी या कोप्रोफिलस गोबर पर उगने वाले कवक होते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म आती है वो कोप्रोफिलस है। ये पूछ लिया जाता है कि कोप्रोफिलस कवक कौन से होते हैं, तो गोबर पर जो उगते हैं ना वो कहलाते हैं कोप्रोफिलस कवक। अपघटक के रूप में होते हैं, मर्तोपजीवी होते हैं और परजीवी होते हैं। अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा कोनिडियोफोर्स नामक विशेष माइसिलियम पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये कोनिडियोफोर्स होता है, इस कोनिडियोफोर्स के ऊपर बहिर्जात के रूप में कोनिडिया विकसित होते हैं। ऐसे अंतर्जात होता है तो फ्रूटिंग बॉडी में बंद रहते हैं, जबकि ये बहिर्जात होते हैं ये बंद नहीं होते, बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं कोनिडिया जो होते हैं। कोनिडिया माइसिलियम का उत्पादन करने के लिए अंकुरित, ये अंकुरित होकर के फिर क्या करते हैं, माइसिलियम का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं। लैंगिक जनन कैसे होता है, तो लैंगिक जनन के लिए एस्काई, एक वचन इसका एस्कस हो जाएगा। एस्काई जैसी थैली में अंतर्जात रूप से उत्पन्न एस्कोस्पोर्स के द्वारा होता है। तो एक स्पोर्स और पाए जाते हैं जो लैंगिक स्पोर्स होते हैं, एस्कोस्पोर्स। ये क्या होते हैं, एस्कस में बंद रहते हैं और एस्कस फ्रूटिंग बॉडी में बंद रहता है। और ये एस्कोस्पोर्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, ये अंतर्जात उत्पन्न होते हैं। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। कोनिडिया जो होते हैं ये बहिर्जात होते हैं, एक्सोजीनस, और एस्कस जो होते हैं एस्कोस्पोर्स ये अंतर्जात होते हैं, एंडोजीनस। एस्काई को विभिन्न प्रकार के फ्रूटिंग बॉडी में व्यवस्थित किया जाता है जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं। तो अलग अलग फ्रूटिंग बॉडी में इनको बाहर से कवर करके या रखा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं। बंद रहते हैं अलग अलग फ्रूटिंग बॉडी में। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, एस्परजिलस, ये एस्परजिलस की स्ट्रक्चर है। एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, ये इसके उदाहरण है। न्यूरोस्पोरा से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि न्यूरोस्पोरा का उपयोग है वो जैव रासायनिक और आनुवांशिक कार्यों में किया जाता है। इसका उपयोग जैव रासायनिक और आनुवांशिक कार्यों में करते हैं। मोरेल और ट्रफल जो होते हैं ये खाने योग्य कवक होते हैं। ब्रेड, बियर बनाने के लिए उपयोग में किया जाने वाला जो ईस्ट, सेक्रोमाइसिस सिरविसी, इनका उपयोग बैंकर्स ईस्ट या ब्रेवर ईस्ट कहा जाता है। इसका मतलब सेक्रोमाइसिस सिरविसी जो है इसका उपयोग ब्रेड या बियर बनाने में किया जाता है, केक बनाने में किया जाता है। और इसको इस कारण से सेक्रोमाइसिस सिरविसी को क्या कहते हैं, बैंकर्स ईस्ट या ब्रेवर्स ईस्ट कहा जाता है। तो ये जो आपका एस्कोमाइस्टीज कंप्लीट होता है, अब आता है बेसिडियोमाइस्टीज। बेसिडियोमाइस्टीज मशरूम, ब्रैंकेट कवक, इन्हें ब्रैंकेट कवक कहा जाता है, पफ बॉल भी कह देते हैं। तो ये जो है इसी के अंदर शामिल होते हैं। 2007 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। ये मिट्टी में, लकड़ियों और पेड़ों के ठूंठों पर और जीवित पौधों के शरीर पर परजीवी होते हैं, जैसे कि रस्ट, स्मट जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। तो मिट्टी है, लकड़ी, आपने देखा होगा लकड़ी के ऊपर जो उगते हैं ये इसी प्रकार के कवक होते हैं, बेसिडियम।
इनका माइसिलियम वो शाखित और पटीय होता है, जैसा पीछे हमने पढ़ा ना एस्कोमास्टिज में, वैसा ही होता है, शाखित होता है और पटीय होता है। अलैंगिक बीजाणु आमतौर पर इनमें नहीं पाए जाते, एसेक्सुअल जो बीजाणु होते हैं वो नहीं होते, इनमें विखंडन द्वारा कायिक जनन होता है, कायिक जनन देखने को मिलता है इनमें, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लैंगिक जनन अनुपस्थित है, लैंगिक जनन इनमें पाया ही नहीं जाता है। लेकिन प्लाज्मोगेमी विभिन्न प्रभेदों या जीनोटाइप के दो कायिक या सोमेटिक कोशिकाओं के संलयन से होता है। प्लाज्मोगेमी इसमें होती है लेकिन लैंगिक जनन नहीं होता है, ठीक है। परिणामी जो संरचना वो डाइकैरियोटिक होती है, इनमें जो संरचना जो बनती है मैंने बताया था ना आपको, दो अगर माइसिलियम पास पास आते हैं इनको प्लाज्मोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी होने से एक कोशिका के अंदर ही क्या हो जाते हैं, दो केंद्रक उपस्थित हो जाते हैं जिसे डाइकैरियोटिक स्टेज कह देते हैं, जो बेसिडियम को जन्म देती है। और ये जो होता है बेसिडियम को जन्म देती है। आगे इनमें क्या होता है, मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या होगा, बेसिडियम बने। कैरियोगेमी अर्धसूत्रीय विभाजन बेसिडियम में होता है, बेसिडियम बनने के बाद में क्या होता है, कैरियोगेमी केंद्रक आपस में जुड़ते हैं और फिर अर्धसूत्रीय विभाजन होता है जिससे 4 बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं, 4 बेसिडियो स्पोर्स। और ये बेसिडियो स्पोर्स बाह्य रूप से बेसिडियम पर विकसित होते हैं, ये भी एक टर्म आ गई। मतलब बेसिडियो स्पोर्स का निर्माण कैसे होता है, बहिर्जात। बेसिडिया फ्रूटिंग बॉडी जिसे बेसिडियो कार्प कह देते हैं उसमें व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। याद रख लेना, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लैंगिक अंग अनुपस्थित होते हैं, लैंगिक जनन तो होता है, लैंगिक अंग नहीं पाए जाते हैं, ये मैंने वहां पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, लैंगिक अंग अनुपस्थित होते ही हैं। प्लाज्मोगेमी होगी, प्लाज्मोगेमी के बाद में कुछ टाइम के लिए उसमें क्या होता है, द्विकेंद्रीय की अवस्था बन जाती है जिसे डाइकैरियोन कहते हैं। फिर इससे बेसिडियम बनता है, बेसिडियम में फिर क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, कैरियोगेमी होगी, कैरियोगेमी से जाइगोट बनेगा, फिर अर्धसूत्रीय विभाजन होगा, अर्धसूत्रीय विभाजन से क्या होगा, बेसिडियो स्पोर्स बनेंगे जो कि बहिर्जात उत्पन्न होते हैं बाह्य रूप से। और ये बेसिडियम किस में बंद रहती है, तो फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसे बेसिडियो कार्प कह देते हैं, उसमें बंद रहती है। इसके एग्जाम्पल एग्रीकस, मशरूम, एस्टिलेगो, स्मट और पक्सिनिया, ये होते हैं इसके उदाहरण जो आपको ध्यान में रख लेने। लास्ट जो हमारा ग्रुप आता है कवक का वो है ड्यूटेरोमाइसिटीज। आमतौर पर इसे अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस कवक के केवल अलैंगिक या वानस्पतिक चरण ही ज्ञात है, लैंगिक चरण ज्ञात नहीं है। इसकी 2015 में पूछा गया है। जब इन कवकों को सही लैंगिक चरणों की खोज की गई तो इन्हें अन्य वर्गों में रख दिया जाएगा और ये मुख्य रूप से एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज से क्या होते हैं, समानता रखते हैं, तो उन्हीं के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह भी संभव हो सकता है कि अलैंगिक और कायिक चरण के एक नाम दिया गया है, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंतर्गत रखा गया। इनका जो चरण था कायिक और अलैंगिक चरण, इनके आधार पर इसे ड्यूटेरोमाइसिटीज नाम दिया गया है और लैंगिक चरण को दूसरे वर्ग के अंतर्गत रखा गया। मतलब जिनमें लैंगिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है उनको अलग ग्रुप में रख देंगे और जिनमें एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है उनको अलग ग्रुप में रख देंगे। जब संबंध स्थापित हो जाए तो कवक को सही ढंग से पहचान जा सकता है और ड्यूटेरोमाइसिटीज से बाहर ले जाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा इसका। ये केवल अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा प्रजनन, अलैंगिक बीजाणु पाए जाते हैं जिन्हें कोनिडिया कहते हैं, ये देख सकते हैं, और कोनिडिया बहिर्जात उत्पन्न होते हैं, इन्हीं के द्वारा इनमें अलैंगिक प्रजनन होता है। देखिए माइसिलियम जो होता है इनका सेप्टेट होता है, शाखित होता है। कुछ सेप्रोफाइट्स या परजीवी, कुछ होते हैं सेप्रोफाइट्स, कुछ परजीवी होते हैं। अधिकांश कूड़े को अपघटक बनाते हैं, कूड़ा जो होता है उस पे पाए जाते हैं और अपघटक के रूप में काम करते हैं, खनिज चक्रण में सहायता करते हैं। इसके एग्जांपल अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ये इसी के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो याद रख लेना ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब जो हमारा नेक्स्ट किंगडम आता है वो है प्लांट किंगडम। सीधा ही है कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन सभी को इसी के अंदर रखा गया है। तो पौधे यूकेरियोटिक क्लोरोफिल युक्त सेलुलोजी कोशिका भित्ति वाले जीव इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण इनका ग्रीन रंग होता है और इनमें कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। नीट 2018 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। कुछ आंशिक हेटरोट्रोप्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल के लिए ब्लेडरवर्ट और विंस फ्लाईट्रैप जैसे कीट बक्सी पौधे। यानी कि हेटरोट्रोप कौन से होते हैं, ब्लेडरवर्ट जो कीट बक्सी पौधे हैं, विंस फ्लाईट्रैप ये भी कीट बक्सी पौधा होता है, ये हेटरोट्रोप्स होते हैं। और कुछ परजीवी होते हैं जैसे कि कस्कुटा, अमरवेल जिसे हम कहते हैं, जो पेड़ पौधों पर पाई जाती है। प्लांटी में शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को शामिल किया जाता है। जितने भी प्लांट्स है वो इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। पौधों के जीवन चक्र में 2 चरण होते हैं, एक तो डिप्लॉइड जो कि स्पोरोफाइटिक होता है, द्विगुणित होता है, बीजाणुद्विद अवस्था कह देते हैं इसे, और दूसरी अवस्था होती है हेप्लॉइड जो गेमेटोफाइटिक होती है, युग्मकोद्विद होती है, जो अगुणित होती है। और ये चरण एक दूसरे के साथ एकांतरित होते हैं, मतलब द्विगुणित अवस्था
अगुणित अवस्था, फिर द्विगुणित, फिर अगुणित, ये चक्कर के रूप में रहते हैं। स्पोरोफाइटिक और गेमेटोफाइटिक, पीडी एकांतरण इसे हम कह देते हैं। विभिन्न पादप समूहों में अगुणित और द्विगुणित चरणों की लंबाई अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसी के कारण इनका मुख्य पादप भी, जैसे हम बात करें यहाँ पर शैवाल और ब्रायोफाइट है, इनका मुख्य पादप का क्या होता है, युग्मकोद्भिद होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में बीजाणुद्भिद होता है। क्योंकि इनमें ज्यादा, शैवाल और ब्रायोफाइट में ज्यादा समय किसका होता है, गेमेटोफाइट स्टेज का होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में ज्यादा समय स्पोरोफाइट का होता है। तो इस कारण से ये क्या होती है, अलग अलग लंबाई होती है। इसके अलावा ये चरण स्वतंत्र जीव या दूसरे पर निर्भर, स्वतंत्र भी रह सकते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी रह सकते हैं। ये आपका प्लांट किंगडम हो गया। देखिए ये आगे हम डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर प्लांट किंगडम के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा है ये। तो इसका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर हमने देख लिया। अब जो हमारा अंतिम किंगडम आता है वो जगत एनिमेलिया, ठीक है, एनिमेलिया, एनिमल किंगडम के बारे में देखते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं बहुकोशिकीय वो इसके अंतर्गत रखे गए हैं। तो जंतु कोशिका जो होती है ये पादप, जंतु जो होते हैं ये पादप, जंतु जो होते हैं ये कोशिका भित्ति रहित होते हैं। इनमें जो सेल वॉल होती है, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, थोड़ा सा गला सूख गया है, इस कारण से दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा पानी पी। जंतु कोशिका जो होती है भित्ति रहित होती है। बहुकोशिकीय, विषमपोषी और यूकैरियोटिक जीव होते हैं। ये बहुकोशिकीय होती हैं, विषमपोषी मतलब ऑटोट्रोपिक नहीं होते, प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है, और यूकैरियोटिक जीव होते हैं, जबकि प्लांट्स में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये भोजन के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करते हैं। ये अपने भोजन को आंतरिक गुहा में पचाते हैं, मतलब आंतरिक पाचन होता है इनमें, और भोजन का भंडारण करते हैं, ग्लाइकोजन या वसा के रूप में आरक्षित करते हैं। ग्लाइकोजन या वसा के रूप में जो एनिमल्स होते हैं उनमें भोजन है वो स्टोर्ड रहता है। इनमें पोषण का तरीका होलोजोइक प्रकार का होता है, भोजन का अंतःग्रहण करके पाचन करना, होलोजोइक प्रकार का पोषण होता है। इनके पास एक निश्चित विकास पैटर्न होता है। ये वयस्कों में विकसित होते हैं जिनका एक निश्चित आकार और आकृति होता है, मतलब इनकी विकास का एक निश्चित पैटर्न होता है। उच्च रूप से संवेदी और न्यूरोमोटर तंत्र दिखाते हैं, मतलब इनमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जिसके कारण ये बाहरी वातावरण के साथ अपनी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दर्शाते हैं। संवेदी होते हैं, मोटर सिस्टम दिखाते हैं। इनमें अधिकांश गति करने में सक्षम होते हैं, अधिकांशतया गति करने में सक्षम होते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं करते। लैंगिक जनन नर व मादा के मैथुन द्वारा होता है, जिसके बाद भ्रूण का विकास होता है। मतलब लैंगिक जनन होता है जिसके फलस्वरूप इनमें गेमेट्स बनते हैं, गेमेट्स का फ्यूजन होता है, फ्यूजन होकर के बाद में इसमें फर्टिलाइजेशन के द्वारा फ्यूजन होता है, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से भ्रूण बनेगा और भ्रूण का विकास आगे होता है। ये प्रोसेस होती है आपके एनिमल किंगडम में। इसको भी हम डिटेल से आगे प्लांट किंगडम के बाद में जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम और अच्छे से देखेंगे। अब देखिए वायरस, वायरोइड और लाइकेन, इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पंच जगत वर्गीकरण में अकोशिकीय जीवों जैसे कि वायरस है, वायरोइड है, प्रियोन है और लाइकोन, इनको क्या है मुख्य रूप से उल्लेख नहीं किया गया, इनको कोई स्थान भी नहीं दिया गया है। वायरस वास्तव में जीवित नहीं होते हैं, इसलिए वे पंचजगत वर्गीकरण में शामिल नहीं किया गया है। वायरस अकोशिकीय जीव होते हैं जिनकी जीवित कोशिका के बाहर एक निष्क्रिय क्रिस्टलीय संरचना होती है। कहने का मतलब ये, अगर किसी कोशिका के अंदर, जीवित कोशिका के अंदर उपस्थित हैं तब तो ये जीवित हैं, जैसे कोशिका के बाहर निकलते हैं ये खत्म हो जाते हैं। इसी कारण वायरस को सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी भी माना जाता है। वायरस बाध्यकारी परजीवी होते हैं, बाध्यकारी मतलब अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी होते हैं, इनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होता है। 2019 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। जब ये किसी कोशिका को संक्रमित करते हैं तो ये समय की प्रतिकृति बनाने के लिए मेजबान कोशिका की मशीनरी पर कब्जा कर लेते हैं। मतलब किसी कोशिका में प्रवेश करते हैं तो वहां पर क्या होती है, सुटेबल कंडीशन होती है, तो प्रवेश करते ही अपने आप की जो संख्या है वो बढ़ा लेते हैं और उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का इफेक्ट डालते हैं, कोई रोग उत्पन्न कर देते हैं जिसके अंदर ये उपस्थित होते हैं और इस कारण से मेजबान की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार ये सजीव और निर्जीव के बीच की एक संयोजक कड़ी होती है। इसकी स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे बाहर क्या होता है, एनवेलोप्रोटीन की इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, प्रोटीन की कवरिंग पाई जाती है, ठीक है। और फिर इसके अंदर हम बात करें तो गोलाकार संरचनाओं की एक लंबी संरचना होती है जिसे हम कैप्सिड कह देते हैं। और कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है, कैप्सोमियर से मिलकर बना होता है। बीच में आपका वायरल जीनोम होता है, या तो इसमें डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। जब हम वायरस की बात करें, प्लांट के लगभग प्लांट वायरस जो होते हैं अधिकांशतः उनमें आरएनए होता है, एनिमल्स वायरस में डीएनए होता है। ये एंजाइम, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है सीधी सी।
ये देखिए वायरस, डीजे ओवेनोवस्की 1892 में वायरस की खोज की थी और इन्होंने कुछ ऐसे रोगाणुओं को पहचाना जो तंबाकू के मोजेक रोग का कारण बनते हैं, तंबाकू में मोजेक रोग उत्पन्न करती हैं। ये बैक्टीरिया से छोटे थे क्योंकि ये बैक्टीरिया रोधी जो फिल्टर होता है उससे गुजर सकते हैं, यानी कि एक बैक्टीरिया रोधी फिल्टर बनाएगा जिसमें बैक्टीरिया नहीं जा सकते थे, लेकिन ये भी इससे निकल गए, तो इस कारण ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। एमडब्ल्यू बेंजीरेनिक 1898 ने प्रदर्शित किया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का जो एक्सट्रेट जो होता है, मतलब कोई संक्रमित पौधा उससे कुछ भी तरल हमने निकाला, वो तरल स्वस्थ पौधे को भी संक्रमित कर सकता है, और इस कारण से जो तरल इन्होंने निकाला उस तरल पदार्थ को नाम दिया था कंटेजियम वाइवम फ्लूड या फ्लूडियम कहा था। संक्रामक जीवित तरल पदार्थ इसे कहा गया था। किसने? एमडब्ल्यू बेंजेरिक। WM स्टैनले 1935 ने दिखाया कि वायरस को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है, मतलब अलग निकाल के क्रिस्टल कर सकते हैं। क्रिस्टल में बड़े पैमाने पर प्रोटीन होती है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। कितना डरावना है, इसी प्रकार की डिजीज भी उत्पन्न करता है। वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, यानी इसमें एक प्रोटीन कोट होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं, इसकी हम बात कर चुके हैं। आनुवांशिक सामग्री जो आरएनए या डीएनए में से कोई एक हो सकती है, 2014 में यहाँ से क्वेश्चन बना है। आनुवांशिक सामग्री जो होती है यही संक्रामक होती है, आरएनए या डीएनए जो होता है ना यही इसका संक्रामक होता है, इसी से आगे डिजीज फैलती है या किसी जीव को संक्रामक कर सकते हैं। किसी भी वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों नहीं हो सकते। आमतौर पर पौधों को संक्रमित करने वाले वायरस में एकल फंसे हुए नहीं है, एकल स्टैंडर्ड है, एकल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, और जीवों को संक्रमित करने वाले वायरस में सिंगल या डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, या फिर उसके स्थान पर डीएनए होता है। बैक्टीरियोफेज वायरस है जो कि बैक्टीरिया को भी संक्रमित करता है, बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला जो वायरस उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, और इनमें आमतौर पर क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। इसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। देखिए इसके ऊपर वाला पार्ट जो है ये हेड कहलाता है, नीचे वाला भाग ये टेल कहलाता है, बीच में ये कॉलर या निक कह देते हैं, ये कॉलर हो गया। इसके ऊपर वाले पार्ट में देखिए तो ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर है ना, ये वाली इसको कैप्सिड कह देते हैं, और ये कैप्सिड जो होता है ये कैप्सोमियर से बना होता है, बीच में ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया। नीचे आते हैं तो ये एक लंबी सी क्या पाई जाती है, टेल ट्यूब पाई जाती है, इस ट्यूब के चारों ओर कवरिंग होती है। इसके बाद में नीचे ये पूछिए भाग है जिसमें स्पाइक पाए जाते हैं, ठीक है, बेसल प्लेट यहाँ पे, और ये स्पाइक पाए जाते हैं, ये स्ट्रक्चर होती है, ध्यान में रख लेना बैक्टीरियोफेज की। ये देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं आप। कैप्सिड छोटी उप इकाइयों जिसे हम कैप्सोमियर कह देते हैं उनके द्वारा बना होता है, जो न्यूक्लिक एसिड की रक्षा करता है, चारों ओर से कवर करके रखता है। कैप्सोमियर पेंचदार या बहुफलकीय ज्यामितीय आकृति में व्यवस्थित होता है। देखिए इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। वायरस है ये मम्पस, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा और एड्स जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं, ये डिजीज फैलाते हैं। पौधों में लक्षण मोजेक बनना, पौधों के अंदर लक्षणों की बात करें तो मोजेक बनना, पत्तियों का मुड़ना, कर्लिंग सिकुड़ जाती है, पीला पड़ना और शिराओं का साफ होना, बोना होना पादप का, विकास रुक जाना, ये सभी लक्षण इन्हीं वायरस के कारण आते हैं। ये वायरस हो गया। ये आपकी उसकी बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर देख लेना। ये देखिए ये टेल फाइबर है, ये टेल शीथ है, ये डीएनए है यहाँ पर, ये कैप्सिड वाला हेड। वायरोड, वायरस के बाद में हम पढ़ते हैं वायरोड। वायरोड क्या होता है? ये एक संक्रामक एजेंट होता है जिसमें मुक्त या कम आणविक भार वाला आरएनए होता है। 2016 में यहाँ से क्वेश्चन बना है, और कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, सीधा डीएनए आरएनए पाया जाता है, ठीक है, इनमें कोई प्रोटीन कोट नहीं होता, इसे वायरोइड कह देते हैं। ये वायरस से भी छोटे होते हैं। इसकी खोज टीओ डायनर ने की थी 1971 में। उन्होंने पाया कि इसमें आलू स्पिंडल कंद रोग, यानी इसी से क्या होता है, आलू स्पिंडल जो कंद रोग है वो इसी वायरोइड के कारण होता है। अब नेक्स्ट आता है प्रियोन्स। प्रियोन्स की हम बात कर लेते हैं। तो ये संक्रमण प्रोटीन युक्त एजेंट होते हैं, ये प्रोटीन युक्त एजेंट होते हैं जो संक्रमित करते हैं। प्रियोन के कारण होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारी है वो है बोवाइन स्पोंजिफोरम एनसेफेलोपैथी। बोवाइन स्पोंजिफोरम एनसेफेलोपैथी, बीएससी कहते हैं शॉर्ट में, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों के पागल गाय रोग कहा जाता है। मवेशियों में पागल गाय रोग इसे कह देते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। इसका एनालॉग वेरिएंट CR जैकब रोग मनुष्यों में पाया जाता है। इसका जो अगर मनुष्य के अंदर रोग देखिए तो वो जैकब रोग होता है, CJD मनुष्य में देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा है प्रियोन्स के बारे में, आप देख लेना। लाइकेन्स इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। लाइकेन बता चुका हूं, लाइकेन में क्या होता है, एक तो कवक भाग होता है और एक होता है शैवाल। कवक वाले भाग को हम क्या कहते हैं,
कवकांशिया फाइकोबायोंट कहते हैं और माइकोबायोंट कहते हैं। शैवाल वाले भाग को शैवालांश या फाइकोबायोंट कहते हैं। ठीक है, दोनों साथ में रहकर के सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। लाइकेन, शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध परस्पर आपस में उपयोगी, ये 1996 में पूछा गया। कवक जो होता है ये क्या करता है, शैवाल को आवास उपलब्ध कराता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनाता है वो कवक को उपलब्ध करवाता है। शैवाल ये घटक को फाइकोबायोंट स्वकोषी घटक होता है और कवक के घटक को माइकोबायोंट ये हेटरोट्रोपिक है। शैवाल कवक के लिए भोजन तैयार करता है और कवक अपने साथी के लिए आश्रय प्रदान करता, आवास उपलब्ध करवाता है और खनिज, पोषक तत्व और पानी को अवशोषित करके इस शैवाल को देता है। लाइकेन बहुत अच्छे प्रदूषण संकेतक होते हैं, यानी प्रदूषण वाले स्थान पर ये नहीं पाए जाते हैं। ये प्रदूषित क्षेत्रों में नहीं उगते। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और मुख्य रूप से सल्फर के लिए प्रदूषण ज्यादा संवेदनशील होते हैं, सल्फर के लिए। लाइकेन जिरार्स जो मरुस्थलीय जो अनुक्रमण होता है उन अनुक्रमण में सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे मैंने पढ़ाया भी था ये अनुक्रमण, जैसे ये चट्टान होती है ना, चट्टान के ऊपर सबसे पहले लाइकेन विकसित होती है जो चट्टान को तोड़ती है, तोड़ने के बाद यहाँ पे फिर धीरे धीरे अनुक्रमण स्टार्ट हो जाता है। तो मृद विधि जो अनुक्रमण होता है उसमें लाइकेन जो ये अग्रगामी या पायोनियर होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो कंप्लीट होता है। बहुत ही शानदार डायग्राम और बहुत ही शानदार नोट्स के माध्यम से हमने कंप्लीट एनसीईआरटी के अंदर आपकी जो जो चीजें दे रखी वो सभी हमने पढ़ी है। आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी हमें अंत समय में पढ़नी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना। ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।